ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात नहीं, लाइट ऑन है, सारे यहाँ से ऑन है, बस ठीक है। सो इस स्टेशन के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे ऑप्स के बारे में, ठीक है जी। तो हेडिंग दे दें, ऑप्स स्टेट स्टेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्स के जो वाइवा क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ऑप्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। ये वो स्टडी है जिसमें हम मदर और फीटस केयर के बारे में डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड बर्थ, लेबर प्रोसेस एंड इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी टिल टू 6 वीक्स। मतलब ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस, ड्यूरिंग द डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ और बर्थ के बाद 6 हफ्ते तक जो मदर फीटस केयर है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ऑब्स्टेट्रिक में पढ़ते हैं। तो इसमें हम प्रेगनेंसी के बारे में ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर केसेस, या इंपॉर्टेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्स्टेट्रिक के अंदर कौन कौन सी केसेस है जो आप लोगों को NRE 2 के अंदर आ सकती हैं। तो सबसे पहले कहें आप लोगों से वो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन, ठीक है जी। एक्चुअली क्रोनिक हाइपरटेंशन के बारे में इसके कुछ क्राइटेरियाज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर एक पेशेंट है उसका BP एलिवेटेड है, यहाँ पे लिखे BP ब्लड प्रेशर एलिवेटेड, दैट इज सिस्टोलिक मोर देन 140 millimeter of mercury and diastolic BP more than 90 millimeter of mercury। इसमें लिख सकते हैं before 20th week of gestation or 6th week after delivery, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन की डेफिनेशन ये है कि अगर एक फीमेल है और वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं है बट उसका BP पहले से हाई है तो वो भी क्रोनिक हाइपरटेंशन है। बट अगर एक नॉर्मल फीमेल है और वो प्रेगनेंसी में आती है, प्रेगनेंसी उसकी हो जाती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका BP हाई होता है बट 20 वीक से पहले तो उसको भी क्या कहते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर कि उसका BP इंक्रीज है प्रेगनेंसी के दौरान बट जिस पे अभी तक 20 हफ्ते नहीं गुजरे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन। या एक फीमेल है उसको प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं था, जब उसका बच्चा पैदा हुआ था उसने डिलीवरी दी थी तो उसके 6 हफ्ते के बाद उसका BP क्या होना शुरू हो जाए, एलिवेट, तो उसको भी हम क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसमें 3 तरह के लोग आते हैं, या तो वो लोग जिसका BP हाई होता है प्रेगनेंसी से पहले, या वो लोग जो प्रेगनेंसी में आते हैं बट उसका BP हाई होता है कितने वीक से पहले, 20 वीक से पहले, या आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी 6 वीक के बाद BP का बढ़ जाना, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं नो प्रोटीन यूरिया। इसका मतलब ये है कि इन फीमेल के अंदर अगर आप यूरिन चेक करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं तो उसमें प्रोटीन जो है वो नहीं आते, तो इसका अंदर नो प्रोटीन यूरिया। तो ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है और ये इसकी क्राइटेरिया है। तो ये 2 बातें अगर किसी फीमेल में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे लेके गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्योंकि ऑप्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को केस में मिलेंगे। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में लेके कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक BP मोर देन 140 millimeter of mercury and diastolic BP more than 90 millimeter of mercury and it occur after 20th week of pregnancy। अब ये इसके लिए शर्त होता है, ठीक है जी। अगर एक फीमेल है उसका BP हाई होता है लेकिन जब से वो प्रेगनेंसी में आई थी उसकी BP का कोई इशू नहीं था, लेकिन जब उस पर प्रेगनेंसी के 20 वीक गुजर गए तो उसके बाद उसका BP एलिवेट होना शुरू हो जाए, तो मतलब वो हाई ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी के कितने वीक्स के बाद होता है, 20 वीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल इज द वर्ड यूज्ड फॉर प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है। इसका मतलब ये है कि इस हाई ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होता है, जो फीमेल है उसकी जो BP है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट होती है। और आप लोग यहाँ पे लिखे एक्चुअली इस फीमेल में भी नो प्रोटीन यूरिया, इसमें भी अगर आप लोग देखते हैं यूरिन के अंदर सुदेर विल बी नो प्रोटीन, तो इसमें भी नो प्रोटीन यूरिया, इसमें भी प्रोटीन यूरिया नहीं होती। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इसमें भी प्रोटीन यूरिया नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट फर्क ये है कि इसमें जो BP है वो 20 वीक से पहले हाई होती है और उसमें 20 वीक के बाद हाई होती है। ये दोनों डिफरेंस वाइवा में अगर पूछे
क्रोनिक हाइपरटेंशन वर्सेस गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब लेके थर्ड नंबर पे आप लोगों ने नाम सुना होगा प्री क्लाम्शिया, ठीक है जी। ये एनआरई स्टेप 2 के अंदर लास्ट टाइम भी आया था और इस तरह के क्वेश्चन एनआरई स्टेप 1 में भी आते हैं, प्री क्लाम्शिया, ई क्लाम्शिया, ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप लोग यहाँ पे देखें दैट इज कॉल्ड प्री क्लैम्सिया। अब जो प्री क्लैम्सिया है उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो नीचे लेके एक क्राइटेरिया, अब इसकी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होनी चाहिए और इस क्राइटेरिया के तहत जो फीमेल प्रेजेंट करेगी तो उसको हम प्री क्लैम्सिया की पेशेंट कहेंगे। सबसे पहले तो लेके नंबर 1 कि हाई ब्लड प्रेशर, HTN का मतलब होता है हाइपरटेंशन, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। लेकिन इसकी शर्त यह है कि वो हाई ब्लड प्रेशर जो 20 वीक के बाद आती है, तो इसका मतलब यह है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, ठीक है जी। यहाँ पे लेके हाइपरटेंशन मोर देन 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद अगर किसी फीमेल की ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है जी। नंबर 2 इसमें लेके प्रोटीन यूरिया होती है, क्या होती है? प्रोटीन यूरिया। इन दोनों के अंदर प्रोटीन यूरिया नहीं है, लेकिन वंस द फीमेल डेवलप प्री क्लैम्सिया तो उसकी यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक करेगी। तो आप लोग लेके यहाँ पे दैट इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रोटीन यूरिया। अब जो प्रोटीन यूरिया है ये जब हम चेक करते हैं तो ये +1 डिपस्टिक भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 इवन +4 डिपस्टिक्स भी हो सकता है। एक्चुअली इस प्रोटीन को चेक करने के लिए हम लेबोरेटरी के अंदर एक स्टिक यूज करते हैं, हम यूरिन के अंदर वो डिप करते हैं और उसमें फिर मार्किंग होती है +1 +2 +3 एंड +4। तो वी डिप दैट स्टिक एंड टू द यूरिन एंड वेट फॉर 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि उसमें जो लाइन प्रोमिनेंट होती है वो किस नंबर के सामने आती है। अगर एक फीमेल है उसके अंदर प्रोटीन यूरिया है लेकिन उसकी डिपस्टिक वैल्यू +1 या +2 है, इसको कहते हैं माइल्ड प्रोटीन यूरिया। क्या होती है? माइल्ड प्रोटीन यूरिया। और अगर +3 या +4 है इसको हम मैसिव प्रोटीन यूरिया कहते हैं। तो मैसिव प्रोटीन यूरिया का मतलब +3 +4 है और इसका मतलब यह है कि इसमें प्रोटीन की जो लीकेज है वो बहुत ज़्यादा है। और जो +1 +2 है ये माइल्ड प्रोटीन यूरिया है, इसका मतलब यह है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन जा रही है बट बहुत कम जा रही है, ठीक है जी। तो इस फीमेल के अंदर देयर विल बी प्रोटीन यूरिया। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्टनेस, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्टनेस, ठीक है जी। नंबर 2 यहाँ पे लेके हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन एटसेट्रा। इनमें से कोई भी एक या दो बातें, जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी बातें। हम कहते हैं कि एनी 1 or 2 ऑफ द फॉलोइंग, लाइक एपिगैस्ट्रिक पेन का होना, ब्लरी विजन का होना एंड हेडेक का होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस पेशेंट की बीपी क्या है? हाई है, उसका जेस्टेशनल एज जो है वो 20 वीक से ज़्यादा है और देयर विल बी प्रोटीन यूरिया। तो अगर ये बातें इकट्ठी होकर एक पेशेंट में आती है तो उसको हम प्री क्लैम्सिया कहते हैं, ठीक है जी। अब देखें इसमें 20 वीक के बाद मसला है कि पहले? बाद में है, और ये भी 20 वीक के बाद में है, बट इसमें प्रोटीन यूरिया नहीं है और इसमें प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें भी प्रोटीन यूरिया नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट ये 20 वीक से पहले का मसला है और ये बाद का मसला है। तो इस तरह आप लोगों ने कंपेयर करके पढ़ना है ताकि आप लोग घर जाकर इसको एक दफा भी पढ़ेंगे, दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं दैट इज ई क्लैम्सिया। इसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड ई क्लैम्सिया। अब ई क्लैम्सिया की जो पेशेंट होती है ना, इसमें वही सारी बातें होती है जो प्री क्लैम्सिया में होती हैं। इसका बीपी भी क्या होता है? हाई होता है, उसका जेस्टेशनल एज भी 20 वीक से ज़्यादा होता है और प्रोटीन यूरिया भी होता है, और ये सिम्टम भी होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिखे सिम्टम्स ऑफ प्री क्लैम्सिया। इसमें सारे के सारे वो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स ऑफ प्री क्लैम्सिया, इसमें सारे के सारे वो सिम्टम है जो प्री क्लैम्सिया में है, लेकिन इसके साथ फिट्स आते हैं। क्या आते हैं? फिट्स। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें फिट्स, या आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। तो प्री क्लैम्सिया विद फिट्स इज कॉल्ड ई क्लैम्सिया। ये ई क्लैम्सिया का मतलब ये है कि ई क्लैम्सिया माइनस सीजर इज कॉल्ड प्री क्लैम्सिया, ठीक है जी। तो ये इसकी जो क्राइटेरिया है डायग्नोसिस के लिए वो आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे लेके इंपोर्टेंट आप लोगों ने इसके नीचे लेके नोट। अब नोट में आप लोग 2-3 चीजें नोट करें क्विकली। इंपोर्टेंट वन कि अगर एक पेशेंट आती है फॉर एग्जांपल इन प्रेगनेंसी और उस पेशेंट की ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो हम क्या देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट देंगे। मतलब वो मेडिकेशन जिससे हम पेशेंट की बीपी को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। दे आर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। उसमें सबसे पहले नंबर पे लेके लेबिटालोल। क्या देंगे? लेबिटालोल। सो लेबिटालोल इज अ बीटा ब्लॉकर एंड दैट इज वेरी वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी में सेफ है। नंबर 2 अल्फा मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल डोपा, ये भी हम दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट लिख सकते हैं हाइड्रालेजिन। कौन सा? हाइड्रालेजिन। तो ये 3 ऐसे ड्रग है, दे आर गिविंग इन द प्रेगनेंसी टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई बीपी को कम करने के लिए जो एजेंट यूज होती है वन इज लेबिटालोल, अल्फा मिथाइल डोपा एंड हाइड्रालेजिन। जो अल्फा मिथाइल डोपा और हाइड्रालेजिन है दे कैन काज मेलर रेश। ये क्या कराती है? मेलर रेश।
जिसको हम बटरफ्लाई रेश भी कहते हैं, जिसको हम एसएलई लाइक रेश भी कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये वाला जो एजेंट है, हाँ जी, ये कौन सा है? बीटा ब्लॉकर है। ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। लेकिन वाइवा क्वेश्चन ये है कि ये फार्मास्यूटिकली ऐसा बनाया जाता है कि एक्चुअली बोथ ब्लॉक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। इसका मतलब ये है कि ये वाहिद एजेंट है जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सो बीटा ब्लॉकर है तो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, बट इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि किसको ब्लॉक करता है? अल्फा को ब्लॉक करता है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसके अंदर बी याद रखना है, बी फॉर बोथ रिसेप्टर एक्टिविटी। ये अल्फा पे भी काम करता है और बीटा पे भी काम करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो दीज आर द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट फॉर दी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर एक पेशेंट है, उसको हमारे पास क्या है? शाबाश, दैट इज फिट्स, उसको सीजर है, तो सीजर के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लेके ड्रग ऑफ चॉइस, द ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल सीजर एंड eclampsia दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम सल्फेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम MgSO4 कहते हैं और ये हम IM इंट्रा मस्कुलर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंट्रा मस्कुलर लगाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब अगर मैग्नीशियम सल्फेट हम देंगे, कभी कभार इसका डोज बढ़ जाता है, तो इसकी क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी। अगर मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा देने से उनकी क्या हो जाए? टॉक्सिसिटी कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्टनेस। ये रेस्पिरेटरी फेलियर करा सकता है या ये रेस्पिरेटरी एम्पेयरमेंट करा सकता है। मतलब मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम पेशेंट को ज्यादा लगाएंगे, दैट पेशेंट may develop dyspnea, difficulty in breathing, shortness of breath and chest tightness, or even patient can't able to take breathing properly। तो मतलब respiratory problem will be seen if there is a toxicity of magnesium sulfate। तो अब इन टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए हम इस ड्रग्स की क्या देंगे? एंटीडोट देंगे, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। वो क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो आप लोगों से अगर वो वाइवा में पूछे कि एंटीडोट, और एंटीडोट वो एजेंट होती है जो किसी दूसरे एजेंट की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करे, ऐसा है कि नहीं? तो एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, तो आप लोग लेके कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द ड्रग given for the patient in which we are going to reverse the toxicity of which agent? मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है जी। तो अभी तक 4 चीजें हमने डिस्कस की हैं कि व्हाट इज क्रोनिक हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री-इक्लाम्शिया एंड इक्लाम्शिया। इन दोनों को आप लोग स्टार करें कि प्री-इक्लाम्शिया और इक्लाम्शिया, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल आप लोग को ये पता है कि अगर ये ब्लड वेसल है, अब एनी पैथोलॉजी दैट कैन टारगेट ब्लड वेसल डायरेक्टली, इसमें अगर देखें, अब प्री-इक्लाम्शिया के अंदर बीपी क्या है? हाई है। इक्लाम्शिया में भी बीपी क्या है? हाई है। इसका मतलब ये है कि देयर इज इंक्रीज बीपी। इसमें भी ब्लड प्रेशर हाई है, इसमें भी बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर इन सब के अंदर हाई है। अब सवाल ये है कि जब बीपी हाई होती है तो फिर ये वेसल के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा, और वेसल के ऊपर प्रेशर लगने से वेसल के अंदर सेल की डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है? सेल डेथ। और द टाइप ऑफ सेल डेथ दैट इज सीन इन प्री-इक्लाम्शिया और इक्लाम्शिया ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। So that is again one of the question they ask in the viva कि which type of necrosis is classically seen in pre-eclampsia and eclampsia? Answer is fibrinoid necrosis। क्योंकि जो ब्लड वेसल है इसके अंदर फिब्रिन होता है। क्या होता है? फिब्रिन। और फिब्रिन कंटेनिंग सेल डेथ को हम क्या कहते हैं? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहते हैं। एक और सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से कोई ये पूछे, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा टेम्पोरल आर्टेराइटिस। ठीक है जी। इसको हम जॉइंट सेल आर्टेराइटिस भी कहते हैं। एक का नाम है टाकायासु आर्टेराइटिस, या इसको हम पल्सलेस आर्टेराइटिस भी कहते हैं। कावासाकी डिजीज नाम सुना होगा, या चर्च स्ट्रास सिंड्रोम का नाम सुना होगा, ग्रेनुलोमेटस पॉलीएंजाइटिस का नाम, वेगनर ग्रेनुलोमेटस उसका नाम सुना होगा, या इस तरह आप लोगों ने और नाम सुनेंगे पोली आर्टेराइटिस नोडोसा का नाम सुना होगा। ये सारे क्या है? दीज ऑल आर वस्कुलाइटिस। ये क्या है? वस्कुलाइटिस। इन सब कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं पे ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन होती है। तो अब दो बातें, या तो अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर क्या है? हाई है, या ऐसा कंडीशन जो डायरेक्ट वेसल को डैमेज करे, वस्कुलाइटिस, इन सब के अंदर कौन सा नेक्रोसिस होगी? फेब्रिनॉइड। सो एनी पैथोलॉजी दैट डायरेक्टली अफेक्ट ब्लड वेसल विच इज आइदर हाई ब्लड प्रेशर और वस्कुलाइटिस इटसेल्फ, उसके अंदर अगर नेक्रोसिस की वैरायटी पूछी जाए तो आंसर इज फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस है। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखें, द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द वाइवा एन इंपोर्टेंट केसेस, हेडिंग दे दे लेबर। व्हाट इज मेंट बाय लेबर, और इसकी जो स्टेजेस है वो आप लोगों से वाइवा में पूछते हैं कि लेबर की स्टेजेस क्या है, और लेबर जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, और इसके स्टेजेस को हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो लेकिन लेबर के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लेबर। देखें, एक्चुअली लेबर एक प्रोसेस है जिसमें यूट्राइन कंट्रैक्शन से स्टार्ट होती है और ये रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा के ऊपर खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड till
रिमूवल ऑफ व्हाट, आंसर इज प्लेसेंटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेबर। लेबर और डिलीवरी में फर्क होता है, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर एक फीमेल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है नियर टू डिलीवरी, थर्ड ट्राइमेस्टर में 9 मंथ के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है और ये कॉन्ट्रैक्शन ये बताती है कि नाउ डिलीवरी इज वेरी वेरी नियर। तो डिलीवरी क्या है, वो जस्ट बच्चे की पैदाइश है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस या फिनोमेना स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिलीवरी इज अ पार्ट ऑफ लेबर, कि डिलीवरी लेबर के अंदर आती है। डिलीवरी और लेबर में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आपसे वाइवा में और या केस के अंदर वो ये पूछते हैं कि इनकी स्टेजेस बताए, बोले कि स्टेजेस ऑफ लेबर कौन कौन से हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दी लेबर। लेबर को हम प्राइमरीली डिवाइड करते हैं 3 स्टेजेस के अंदर, कितनी, 3 स्टेजेस के अंदर। तो सबसे पहले नंबर पे लेके स्टेज 1। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टेज 1 क्या है, फिर इसके बाद स्टेज 2 एंड ऑफ स्टेज 3 पढ़ते हैं। स्टेज 1 में आप लोगों ने फिर फर्दर याद रखना है कि इसमें 2 फेजेस होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। अब मैं बता रहा हूँ कि जो स्टेज 1 है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। एक को हम कहते हैं लेटेंट फेज, कौन सा, लेटेंट फेज, और दूसरे को कहते हैं एक्टिव फेज, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फेज। अब देखिए इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक फीमेल है, मिसाल के तौर पे हम डायग्रामेटिकल व्यू भी देखते हैं साइड बाय साइड, तो देन इट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए एक्चुअली दिस इज द फीटल वोम और यूट्रस, और इसके बाद दिस इज द बर्थ कैनाल विच इज विजाइना, और हेयर द नेक ऑफ द यूट्रस विच इज नोन एज सर्विक्स, ये सर्विक्स है। अब अगर एक फीमेल है उसको कंट्रैक्शन फील होना शुरू हो जाए, यूट्राइन कंट्रैक्शन, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन, किस हार्मोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन। एक्चुअली जब 9 मंथ प्रेगनेंसी होती है तो उसमें बच्चे का साइज इतना बढ़ जाता है कि वो यूट्रस की वॉल को स्ट्रेच करता है, और उस स्ट्रेचिंग की वजह से हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलस मिलती है, और वो क्या रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन। और वो ऑक्सीटोसिन वापस आके क्या करती है, यूट्रस को कंट्रैक्ट करती है। तो जितना स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी फीटस की तरफ से यूट्रस पे, तो उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक चीज जितनी ज्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज्यादा हो रही है। इसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यूट्राइन कंट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, ऑक्सीटोसिन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, अब बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज सेफेलिक, बच्चे का जो हेड पार्ट है वो विजाइना की तरफ है। अब जब यूट्रस की कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है और यहाँ पे प्रेशर लगता है सर्विक्स के ऊपर, तो सर्वाइकल डायलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये सर्विक्स आहिस्ता आहिस्ता डायलेट होता है, पहले 1 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर, और जब इसकी डायलेशन 4 सेंटीमीटर होती है, कितनी, 4, तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन से लेके 4 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स तक जो टाइम लगता है उसको हम लेटेंट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट फेज। इसका मतलब ये है कि एक्सटेंड फ्रॉम, जो लेटेंट फेज है इट एक्सटेंड फ्रॉम यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये कहां स्टार्ट होती है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन अप टू 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन। तो ये आप लोगों ने मैम को बताना है कि 4 सेंटीमीटर डायलेशन तक जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड लेटेंट फेज। अब इसमें 2 तरह की फीमेल हो सकती है, एक वो फीमेल होती है जो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, एक वो फीमेल है जिसकी पहले से मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये मल्टी ग्रेविडा या प्रेमी ग्रेविडा दोनों हो सकती है। जो मल्टी ग्रेविडा है उसका यूट्रस पहले से यूज हुआ है तो उसके अंदर डायलेशन जल्दी आएगी, और जो प्रीमी ग्रेविडा है उसका यूट्रस अभी तक यूज नहीं हुआ है, उसकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, तो उसकी डायलेशन में क्या लगेगी, टाइम लगेगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। तो एक्चुअली जो मल्टी ग्रेविडा है उसकी जो लेबर प्रोसेस है वो कम टाइम लेती है बनिस्बत प्रीमी ग्रेविडा, क्योंकि प्रीमी ग्रेविडा शी इज एक्सपोजिंग टू लेबर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो चीज इनिशियल फर्स्ट टाइम होती है तो उसमें जो है टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है, ठीक है जी। ये मतलब जो यूएसएमआरई स्टेप 2 है उसके अंदर लिखा है टाइमिंग। अगर आप लोगों ने देखना है वहां पे एक टेबल है, वो आप लोग किसी भी बंदा पिक्चर ले लें और उसको जनाब आप लोगों ने ग्रुप में शेयर करता है कि भाई लेटेंट फेज के अंदर प्रीमी ग्रेविडा में कितना टाइम लगता है और मल्टी ग्रेविडा में कितना लगता है, लेकिन इनकी वेरिएबिलिटी मतलब वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि प्रीमी ग्रेविडा वो फीमेल होती है जो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, मल्टी ग्रेविडा वो है जिसकी मल्टीपल टाइम पहले से क्या होती है, प्रेगनेंसी। तो जो यूट्रस जो सर्विक्स पहले से इस्तेमाल हो चुका है तो उसके अंदर चेंजेस जल्दी आएगी, इसका मतलब मल्टी ग्रेविडा के अंदर चेंजेस जल्दी आएगी तो उसमें टाइम कम लगेगी, और वाइस वर्सा फॉर प्रीमी ग्रेविडा। अब इसके बाद देखें यूट्रस कितने सेंटीमीटर तक डायलेट हुआ, 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद मजीद फीटस इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी और एक वक्त आएगा कि यूट्रस की जो डायलेशन है वो 5 पे जाएगी, 6 पे जाएगी, और दे रीच अप टू 10 सेंटीमीटर। तो मतलब 4 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर तक जो चेंज आती है उसको हम एक्टिव फेज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फेज। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटेंड फ्रॉम
सर्वाइकल डायलेशन 4 सेंटीमीटर अप टू दैट इज 10 सेंटीमीटर, और दिस इज द मैक्सिमम एंड फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। अगर एक एडल्ट फीमेल है उसकी सर्विक्स अगर फुली डायलेट होती है तो वो कितने सेंटीमीटर तक? 10 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है जी। तो आप लोगों को जस्ट इतना पता होना चाहिए कि यूटराइन कंट्रैक्शन से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक जो स्टेज होता है इसको हम स्टेज 1 कहते हैं। फिर इसमें कंट्रैक्शन से 4 सेंटीमीटर तक ये लेटेंट है, और 4 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है? एक्टिव फेज होता है। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अब स्टेज 1 के बाद लेके स्टेज 2, अभी हम डिस्कस करते हैं कि आफ्टर स्टेज 1 जब स्टेज 2 स्टार्ट होता है तो अब मैक्सिमम डायलेशन ऑफ द सर्विक्स वो तो हो चुकी है ना, कि भाई अब सर्विक्स जो है वो ओपन है, और जब व्हेन द सर्विक्स बिकम मैक्सिमली ओपन तो फिर वही टाइम होता है जो फीटस डिलीवर होता है। यहाँ पे लेके कि एक्सटेंड जो स्टेज 2 है फुल सर्वाइकल डायलेशन, तो फुल सर्वाइकल डायलेशन कितना होती है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अप टू हाँ जी डिलीवरी ऑफ फीटस। इसका मतलब ये है कि आपसे अगर मैम ये पूछती है वाइवा के अंदर कि लेबर के किस स्टेज में बच्चा पैदा होता है, आंसर है स्टेज 2। वो किस में होता है? स्टेज 2, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डायलेशन सर्विस की पहले से होती है और उसके बाद जो है वो बच्चा पैदा हो जाता है। आप लोगों ने याद रखना है कि जो बर्थ ऑफ द बेबी है ये किस स्टेज के अंदर होती है? स्टेज 2 के अंदर होती है। इसके बाद लेके स्टेज 3। अब जो स्टेज 3 है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें लेके दिस स्टेज स्टार्ट आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। ये स्टेज जो है वो बर्थ ऑफ द बेबी के बाद स्टार्ट होता है एंड अप टू रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। कहाँ तक होती है? रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम किसको रिमूव करें? प्लेसेंटा को रिमूव करें। तो बर्थ के बाद से लेके प्लेसेंटा रिमूवल तक जो टाइम लगता है उसको हम स्टेज 3 कहते हैं। तो ये हमारे पास लेबर के 3 स्टेजेस होते हैं। तो मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन तक यूटराइन कंट्रैक्शन से लेके मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन तक ये स्टेज 1 है, और फिर मैक्सिमम डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से लेके बर्थ ऑफ द बेबी ये स्टेज 2 है, और बर्थ ऑफ द बेबी से लेके रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा ये स्टेज 3 होता है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग मिसाल के तौर पे इस ग्राफ को देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं, उस ग्राफ के जरिए आप लोग को एक चीज समझा रहा हूँ। दिस इज फॉर एग्जांपल अ ग्राफ, इसके अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप लोग इमेजिन करें जो एक्स एक्सिस है ये हमें शो करता है सर्वाइकल डायलेशन, ये हमें क्या शो करता है? सर्वाइकल डायलेशन। और ये जो वाई एक्सिस है ये हमें यूट्राइन कंट्रैक्शन बताती है, दैट इज कॉल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन। अब जो सर्वाइकल डायलेशन है यहाँ पे ये 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है, तो इनिशियली 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 और कहाँ तक पहुंच जाएगा? 4, और जब मैक्सिमम जाएगा तो ये 10 सेंटीमीटर तक जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सर्वाइकल डायलेशन दे स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड मैक्सिमली रीच अप टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब यूटस की कंट्रैक्शन होगी तो सर्वाइकल डायलेशन प्रोमोट होगी। अब इनिशियली इस सर्विक्स की जो है डायलेशन में थोड़ा सा क्या लगता है? ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इनिशियल डायलेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आप लोग जब यहाँ तक आते हैं यहाँ तक, तो इसका मतलब यह है कि कौन से सेंटीमीटर है? 4 है। एक दफा जब सर्वाइकल डायलेशन 4 पे पहुंची है तो फिर आगे 10 तक जाने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, वो फिर क्विकली होता है, और फिर इसके बाद ये फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। तो देखिए इस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ तक 10 है और इसके बाद ये फ्लैट है। अब ये वाले जो पार्ट है ना ये हमारे पास लेटेंट फेज है। क्या है? लेटेंट, क्योंकि 0 से लेके 4 सेंटीमीटर इसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट फेज। और फिर 4 से लेके अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं ये मिसाल के तौर पे कौन सा है? 10, जिसको हम एक्टिव फेज कहते हैं। तो आप लोग को जस्ट वाई में ये पता होना चाहिए कि लेटेंट फेज टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू एक्टिव फेज, क्योंकि जो लेटेंट है, लेटेंट से मुराद हिडन होता है। इट विल टेक मोर टाइम बिकॉज इनिशियल डायलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इनिशियल डायलेशन है दैट इज डिफिकल्ट एंड वेरी स्लो। वन सर्वाइकल डायलेशन रीच टू 4 सेंटीमीटर, फर्दर चेंज आने में इतना टाइम नहीं लगता। तो इस एक्टिव फेज में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन फुली की फुली कितनी हो जाए? 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बर्थ ऑफ द बेबी होता है, जिसको हम स्टेज 2 कहते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो कौन सा स्टेज चल रहा है? स्टेज 1, जिसके अंदर दोनों फेजेज आती हैं। इसका जो कंट्रोलर होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। वो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये यूट्रस पे जाके काम करती है, और यूट्रस का जो मस्कुलर लेयर है मायोमेट्रियम, उसके ऊपर इसके रिसेप्टर होते हैं, और ये वहां पे काम करके यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करती है। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ लेबर। हाँ जी, ओके। मैंने आप लोग को ये बताया कि एनआरई स्टेप 1 के लिए आप लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी ये हर बुक का अलग अलग होता है। मतलब मैं जो रिकमेंड करता हूँ, जो CK2 बुक है उसमें टेबल है, उसमें लिखा है कि भाई ये प्रीमी ग्रेविडा में 0.1 सेंटीमीटर पर हार के हिसाब से बढ़ेगी, और मल्टी ग्रेविडा में इस तरह 0.1 के हिसाब से बढ़ेगी। तो आप लोगों ने वहां से अगर टाइमिंग याद रखनी है तो वहां से, वरना कोई टाइमिंग पूछता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टाइमिंग एक तो इस पर डिपेंड करता है कि मल्टी ग्रेविडा है या
प्रीमी ग्रेविडा है। और दूसरी बात टाइमिंग इस पे भी डिपेंड करता है कि यंगर एज की फीमेल है या ओल्डर एज की फीमेल है, क्योंकि यंगर एज से मुराद होता है लेस देन 25 और जो मिडिल एज है वो 25 से 40 के दरमियान होती है। तो दोनों के अंदर एज के मुताबिक भी जो चेंजेस है उसमें वेरी करती है, ठीक है। लेकिन जो CK2 बुक का टेबल है उसमें जो टाइमिंग है ना वो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है जी। लेकिन पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लेबर क्या है और लेबर के तीनों स्टेजेस अगर वो हमसे पूछेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने NRE स्टेप 1 में एक और कंडीशन पढ़ा होगा, वो मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन शायद आप लोग को वो पहले से पता हो। इसको हम हेल्प सिंड्रोम कहते हैं। हाँ जी, हेल्प सिंड्रोम के अंदर हीमोलाइसिस होता है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स, ठीक है जी। दैट इज अ वैरायटी ऑफ प्रीक्लैम्सिया। ये प्रीक्लैम्सिया की एक वैरायटी है जिसमें हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स। सो दीज आर द फाइंडिंग स्पेशली इन केस ऑफ हेल्प सिंड्रोम। HELLP इसका नाम है हेल्प सिंड्रोम, ठीक है जी, वो ज़हन में याद रखें। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय, इसके अंदर आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आप लोग प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो ऑप्स के वाई हुए हैं या जो ऑप्स के स्टेशन में आए हैं, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जोया सीरीज के बुक में 3-4 जगहों पे आप लोग को मिलेगी जो पहले से ये पूछा गया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये हर एक अपने अंदाज से पढ़ाता है, लेकिन मैं उसको कोशिश करता हूँ अपने अंदाज से पढ़ाता हूँ और 3-4 चीजें इसके अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज एक्टोपिक? एक्टोपिक मीन एबनॉर्मल। एक्टोपिक से मुराद क्या है? एबनॉर्मल है। आप लोग मुझे ये बताएं, देखिए डेफिनेशन में जाने से पहले थोड़ा सा आप लोग इसको क्लियर करें कि पहले तो हमें नॉर्मल पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज द यूट्रस एंड हियर इज द नेक ऑफ द यूट्रस व्हिच इज कॉल्ड सर्विक्स। यूट्रस के दोनों तरफ फेलोपियन क्या होते हैं? ट्यूब्स होते हैं। दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स। अब जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं दोनों साइड पे, इसके अंदर हमारे पास इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, ऐसा कि नहीं। और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड फंडस ऑफ द यूट्रस। ये क्या है? फंडस है। एवरीवन फोकस ऑन दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कि ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है जी। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम एम्पुला कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं। जिस तरह इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं, इसको हम एम्पुला कहते हैं। ये एस्थमस है और ये यूट्राइन एंड होता है, क्योंकि ट्यूब का ये वाला साइड यूट्रस के साथ अटैच होता है तो उसको यूट्राइन एंड ऑफ द ट्यूब कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसको फिम्ब्रिया कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया लाइक सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस पार्ट में है? एम्पुला में है। अब यहाँ पे बाहर जो है फीमेल के अंदर ये ओवरीज पड़ी है, दे आर कॉल्ड ओवरीज। ऑन द डे 14 ऑफ ईच साइकिल, जैसे कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से ग्रेपियन फोलिकल से क्या रिलीज होती है? ओवम। दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये क्या है? ओव्यूलेशन है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर वाले साइड पे दैट इज सीलिया। ये क्या है? सीलिया है। अब ये जो सीलिया है, ये जब ओवम जो है अंदर आ जाती है तो ये सीलिया मूवमेंट की वजह से आगे जाती है। एक्चुअली जो ओवम है, जो एग है, ये खुद एम मोटाइल है, मतलब ये खुद मोटाइल नहीं है, बट सीलिया की वजह से ये ट्यूब के अंदर आगे जाती है एंड दे रीच इज एंड टू विच पार्ट ऑफ द ट्यूब? आंसर इज एम्पुला। ये एम्पुला में आती है। अब यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे ये फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो स्पर्म सेल जो है वो नीचे से वजाइना के जरिए ऊपर आती है, और जब स्पर्म सेल यहाँ तक पहुँच जाता है, स्पर्म सेल दे मीट विद ईच अदर, तो स्पर्म सेल और ओवम की आपस में मिलने को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एक क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन अगर इन दी एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है जी। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नंबर 2, आप लोगों को पता है कि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर क्या बनेगी? जाइगोट बनेगी कि नहीं? दैट इज कॉल्ड जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर चेंजेस आती है और एक वक्त आता है कि इससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। लेकिन ये तकरीबन फर्टिलाइजेशन के 10 से 12 दिन के बाद, कितने? 10 से 12 दिन। अब वो से सुने, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आगे आता है ट्यूब से और किसकी तरफ रुख करता है? यूट्रस। अब जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? वो से सुने कि यहाँ पे क्या करता है? मिसाल के तौर पे एंडोमीट्रियम के साथ अटैच हो जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमीट्रियम के साथ अटैच होना, इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो यूनियन ऑफ फीमेल ओवम और मेल स्पर्म, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमीट्रियम के साथ अटैच होना, इसको क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्पुला में। बट नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? यूट्रस में होता है, इन दी अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। अब इधर गौर से सुने, ये नॉर्मल में बता रहा हूँ। अगर एक फीमेल है उसकी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो जाए? एम्पुला में। और जो जाइगोट बनता है उसके बाद 8 से 11 दिन के दरमियान जो क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट, जिसको यूट्रस में जाना चाहिए था लेकिन वो ना जाए, और वो ब्लास्टोसिस्ट इसी ट्यूब के अंदर जो है वो अटैच होना शुरू हो जाए। ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? तो इस फीमेल में जो प्रेगनेंसी होगी वो नॉर्मल होगी कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का मसला है कि इम्प्लांटेशन? तो अ कंडीशन इन विच इम्प्लांटेशन अकर अदर देन यूट्रस स्पेशली इन फेलोपियन ट्यूब, तो प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होगी, दैट विल बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो क्या होगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी।
तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इतना याद रखें कि अ कंडीशन इन विच इम्प्लांटेशन अगर आउटसाइड द यूट्रस, कि नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन कहाँ पे होना था, यूट्रस में होना था, अब वो कहीं और हो गया है, कैसे कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये याद रहेगी कि नहीं, ये इसका डेफिनेशन है गायनी के अंदर, ऑप्स के अंदर, ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है। A condition in which implantation अगर अदर देन यूट्रस या आउटसाइड द यूट्रस, तो आउटसाइड द यूट्रस में ट्यूब भी आता है, आउटसाइड द यूट्रस के अंदर एब्डोमेन भी आता है, ओवरी भी आता है, ये हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन साइड इज कॉल्ड ट्यूब। ये क्या है? ट्यूब। इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबल प्रेगनेंसी। अब इसके लिए कहें कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर, इसमें जो पेशेंट आते हैं तो उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले देखें क्लिनिकल फीचर में, अब यहाँ पे देखें नंबर 1 दैट इज कॉल्ड विजाइनल स्पॉटिंग। इसमें क्या होती है? विजाइनल स्पॉटिंग। विजाइनल स्पॉटिंग से मुराद होते हैं विजाइनल ब्लीड, ठीक है जी, लेकिन ड्रॉप्स की शक्ल में आती है, दैट इज विजाइनल स्पॉटिंग या विजाइनल ब्लीडिंग इन अ ड्रॉप मैनर। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे यूट्रस जो है इसमें एम्ब्रियो डेवलप होगी कि यूट्रस एम्प्टी है? एम्प्टी है, तो यहाँ की जो एंडोमेट्रियम है वो शेड होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से विजाइनल स्पॉटिंग या विजाइनल ब्लीड होती है। नंबर 2 एमेनोरिया। इन फीमेल को एमेनोरिया होती है क्योंकि है तो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है, तो इसमें एमेनोरिया है, और इसमें माइल्ड ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? माइल्ड ब्लीडिंग, विजाइनल स्पॉटिंग होती है। और दूसरी बात याद रखें कि जब यहाँ पे फीटस टिश्यू बनते रहेंगे तो ट्यूब तो छोटी है, तो थोड़ी सी टिश्यू बढ़ने की वजह से ये ट्यूब स्ट्रेच होगा, जिसकी वजह से लोअर पेल्विक पेन, पेशेंट को जनाब पेल्विक पेन होती है, तो दैट इज कॉल्ड लोअर पेल्विक पेन। तो लोअर पेल्विक पेन इज आल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एमेनोरिया, विजाइनल स्पॉटिंग एंड लोअर पेल्विक पेन। थिंक अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी अभी हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो लेकिन कि वो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है जो हम डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले अगर हम सस्पेक्ट करते हैं ना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो हम बीटा एचसीजी करते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट वी हैव टू डू दैट इज कॉल्ड बीटा एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये जो बीटा एचसीजी है इसमें दो चीजें याद रखें, दैट इज कॉल्ड हाई बट लो देन एक्सपेक्टेड। अब इसका मतलब मैं बता रहा हूं, लो देन एक्सपेक्टेड। नॉर्मली बीटा एचसीजी कहां से आता है? दैट इज कम फ्रॉम प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर बन रही होती तो जगह ज्यादा है, वो टिश्यू ग्रोथ भी ज्यादा होती, तो बीटा एचसीजी भी क्या होती है? ज्यादा। लेकिन यहाँ पे ट्यूब के अंदर जगह कम है, तो प्लेसेंटल टिश्यू कम बनेगी, तो बीटा एचसीजी विल बी हाई बट नॉट दैट मच हाई दैट वी एक्सपेक्ट इन नॉर्मल कंडीशन। मेरी बात समझ गए क्या नहीं? तो बीटा एचसीजी क्या है? हाई है, क्योंकि है तो प्रेगनेंसी है, बट लो देन एक्सपेक्टेड, कि जो नॉर्मल में होना चाहिए उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है जी। और बीटा एचसीजी पहले 2 महीने में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हर 48 आवर के बाद डबल होती है। क्या होती है? डबल। तो इसकी डबलिंग जो है वो इतनी नहीं होगी जो नॉर्मल बीटा एचसीजी की होती है। और इसके बाद देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं। क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड करेंगे। जो अल्ट्रासोनोग्राफी है उसमें हमें यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो या फीटल टिश्यू नजर नहीं आएंगे, तो लेकिन एम्प्टी यूट्रस, इसमें क्या होगी? एम्प्टी यूट्रस। तो अब यहाँ पे 2 चीजें जहन में आ रही है कि भाई यूट्रस में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन या फीटल टिश्यू वो भी नहीं है, और स्टिल बीटा एचसीजी क्या है? हाई है। तो इसका मतलब यह है कि फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है बट नॉर्मल नहीं है, सो दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की इन्वेस्टिगेशन में एक बीटा एचसीजी करते हैं और एक अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट में, इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट इसकी 2 तरह की है। नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट और एक है सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसका आप लोगों को याद रखना है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसमें एक तो हम डिस्कस करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट और एक क्या होता है? सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब इन दोनों में हम फर्क डिस्कस करेंगे कि मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या फर्क होता है। अब मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पे फीटल टिश्यू बनते जाएंगे तो एक वक्त आ सकता है इससे ट्यूब रप्चर भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? इस फीटल टिश्यू को प्रमोट नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को जाया करें। तो इसकी जो फर्दर ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करेंगे कि इनहिबिट करेंगे? इनहिबिट करेंगे। तो ऐसा ड्रग जो डीएनए को इनहिबिट करे ताकि वो मल्टीप्लाई ना करे और सेल ग्रोथ को हम कम करें, तो मेथोट्रेक्सेट देंगे। क्या देंगे? मेथोट्रेक्सेट। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड मेथोट्रेक्सेट। ये मेथोट्रेक्सेट क्या है? ये एक एंटी कैंसर भी है, और कैंसर के अंदर सेल की जो ग्रोथ है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो अनकंट्रोल होती है। इसीलिए सेल ग्रोथ को कम करने के लिए और फीटल टिश्यू को मजीद एक्सेलरेट ना होने के लिए हम क्या देंगे? मेथोट्रेक्सेट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेके इनहिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस, ये फोलिक एसिड को बनाने नहीं देते, ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है। क्या है? डाईहाइड्रोफोलेट, DHF जिसको कहते हैं, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। ये फोलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म को बनाने नहीं देता। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर फोलिक एसिड नहीं बनेगी तो डीएनए मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। जब डीएनए मल्टीप्लाई नहीं करेगी, सेल ग्रोथ नहीं होगी, तो मतलब जो सेल है वो स्टंट हो जाएगी, फीटल टिश्यू मजीद ग्रो नहीं करेगी। तो आप लोगों को याद रखना है मेथोट्रेक्सेट।
लेकिन इसका एक पॉइंट याद रखें कि जो लोग ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो हम कम टाइम के लिए देते हैं और ये जल्द ही फीटल टिश्यू को लॉस कर देता है। कैंसर के जो मरीज होते हैं वो इस ड्रग को सालों साल लेते हैं। तो जो लोग ये ड्रग ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो उन लोगों की हर 2 महीने के बाद हम ब्लड सीपी करेंगे। क्या करेंगे? ब्लड सीपी, क्योंकि इन ड्रग की वजह से म्यूकोजल अल्सर होते हैं और ये ड्रग कभी कभार पेनसाइटोपिनिया कराता है। क्या कराता है? पेनसाइटोपिनिया। तो हम हर 2 महीने के बाद क्या करेंगे? ब्लड सीपी करेंगे, ताकि हम ये भी देखें कि अदर सेल को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, ये नॉर्मल सेल लीनिएज को प्रॉब्लम तो नहीं करा रहा। ये नॉर्मल सेल लीनिएज को प्रॉब्लम तो नहीं करा रहा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर यहाँ पे फीटल टिश्यू ज्यादा बने हैं, अब मेथोट्रेक्सेट देने के बावजूद भी अगर सारे के सारे टिश्यू लॉस नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? एक सर्जरी है, वो से सुने, जिसमें हम इस ट्यूब को पंक्चर करते हैं, ट्यूब के अंदर होल क्रिएट करते हैं और होल क्रिएट करने के बाद जो फीटल टिश्यू है उसको इवाकुएट करते हैं। फीटल टिश्यू को वैक्यूम के जरिए इवाकुएट करते हैं और ट्यूब को खाली कर देते हैं। इसको कहते हैं सल्फेंजोस्टोमी। क्या नाम है? सल्फेंजोस्टोमी। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है दैट इज कॉल्ड सल्फेंजोस्टोमी। स्टोमी से मुराद होता है क्रिएटिंग होल, के सल्फेंजो मीन फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब के अंदर होल क्रिएट करके फीटल टिश्यू को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड सल्फेंजोस्टोमी। और अगर मिसाल के तौर पे सल्फेंजोस्टोमी भी नहीं करा सकते या वो पॉसिबल नहीं है तो हम फिर ट्यूब को ही निकालते हैं, इसको सल्फेंजेक्टोमी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सल्फेंजेक्टोमी। तो सल्फेंजोस्टोमी और सल्फेंजेक्टोमी में फर्क है। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड सल्फेंजेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ फिलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड सल्फेंजेक्टोमी। तो ये आप लोगों ने एक्टोपिक प्रेगनेंसी में याद रखना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मेनली जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के अलावा बाहर होती है। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इम्प्लांटेशन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी दैट इज एम्पुला ऑफ फिलोपियन ट्यूब। ठीक है जी। इसके अलावा फर्दर अगर हो सकती है, ओवरी में हो सकती है, ये एब्डोमिनल हो सकती है, लेकिन वो रेयर केसेस होती है। इसमें पेशेंट को वेजाइनल स्पॉटिंग होती है, इसमें पेशेंट को एमिनूरिया एंड लोअर पेल्विक पेन होती है। और इसके साथ जब आप उसका बीटा HCG चेक करते हैं वो हाई तो होती है बट उतनी ज्यादा नहीं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस क्या होगी? एम्प्टी होगी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक पॉइंट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है जी। अब आप लोगों को कल मैंने एक हिस्ट्री सिखाई थी, दैट इज फॉर वेजाइनल डिस्चार्ज। बताया था क्या नहीं? तो वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ अगर पेशेंट से हम ये सवाल करते हैं कि इसमें खून आता है कि नहीं आता, तो कभी कभार खून आने का एक मतलब ये भी होता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि खून कितना आता है, ज्यादा ज़ाया होता है तो फिर अनीमिया हो सकती है। अगर वो कहती है कि हाँ मुझसे खून भी निकल रहा होता है, तो अब ये कहेगी कि रिसेंटली आपने हमर टेराने की कोशिश की है कि नहीं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब फीमेल प्लान फॉर प्रेगनेंसी और उसका इम्प्लांटेशन नॉर्मल कहाँ पे होता है? यूट्रस में, और वो ब्लास्टोसिस्ट किसको अटैच होता है? एंडोमीट्रियम। तो एंडोमीट्रियम पे अटैच होने के बाद कुछ वेसल रप्चर करते हैं और वो नॉर्मल फिनोमेना है। तो अब हमर ठहरने के बाद बस फीमेल ये समझती है कि जब वो प्रेग्नेंट होगी तो फिर उसे 9 महीने तक मेंसेस की ब्लीडिंग हो नहीं जानी चाहिए, ये तो नॉर्मल है। लेकिन हमर ठहरने के बाद कुछ देर तक, कुछ वक्त तक, 1-2 दिन तक विजाइनल स्पॉटिंग अगर आती रहे, दैट में भी अ नॉर्मल इम्प्लांटेशन हॉलमार्क। ये नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है जो हमें इंडिकेट कराता है कि ब्लास्टोसिस्ट अब एंडोमीट्रियम के साथ अटैच हो चुकी है और उस अटैचमेंट की वजह से माइल्ड विजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो कभी कभार जब विजाइनल ब्लीड की हिस्ट्री हम लेते हैं तो हम मरीज से ये भी पूछते हैं कि आप रिसेंटली हमर ठहरने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? क्योंकि अगर वो कहती है कि हाँ मैं कर रही थी, तो आपसे अगर मैं पूछे कि वाई, बिकॉज नॉर्मल इम्प्लांटेशन आल्सो कैन ब्लीड, वो भी ब्लीड करा सकती है बट दैट शुड बी स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व, खुद ब खुद खत्म होनी चाहिए और 1 दिन से उसका दौरानिया ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी नॉर्मल इम्प्लांटेशन। ओके जी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये तो आप लोगों को जनाब हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जो मेन पॉइंट्स थे वो डिस्कस करवाए। अब लिखिए प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है वाई के अंदर कि प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज क्या होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखे दैट इज प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है जी। अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो याद रखें जो प्लेसेंटा है इट इज अ फीटो मैटरनल स्ट्रक्चर। ये मदर और फीटस के दरमियान एक स्ट्रक्चर होती है जो माँ से एसेंशियल सब्सटेंसेस, वो ग़िज़ा बच्चे को मिलती है और बच्चे से अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट माँ को आती है। इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा बच्चे के लिए लंग्स का काम करती है। इट हेल्प इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, क्योंकि बच्चे का जो लंग्स होते हैं वो बर्थ से पहले काम नहीं करते। तो लंग्स की जो काम है ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड है वो कौन कराती है? प्लेसेंटा कराती है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो प्लेसेंटा है
इसके जरिए IgG एंटीबॉडी मां से बच्चे को जाती है, याद है कि नहीं? IgG इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी। ये बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटी क्या है। देखिए आसान है, मैं आप लोग को जस्ट यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए उसको समझाऊंगा। ये ड्रा करें और इस डायग्राम के अंदर जो जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो आप लोगों ने याद करने हैं। देखिए अगेन दिस इज फॉर एग्जांपल द यूट्रस, दिस इज द यूट्रस। और यूट्रस के अंदर आप लोग को पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस चीज में आना होता है? ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अभी जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, इसको अगर आप लोग एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं तो इसके इस तरह इर्द-गिर्द सेल्स होते हैं, ठीक है जी। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कि वो अंदर वाली सरफेस को कवर करते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे ये सेल्स मैंने रेड कलर में ड्रा किए और जो बाहर वाले सेल है वो मैंने ब्लैक में ड्रा किए हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो ब्लास्टोसिस्ट का वो लेयर जो कौन सी कलर में है? ब्लैक में है। ये आउटर है कि इनर है? आउटर है। देखिए सब फोकस करें कि ब्लास्टोसिस्ट का वो स्ट्रक्चर जिसमें आउटर लेयर की हम बात करते हैं, दैट इज ब्लैक इन कलर, इसको हम कहते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट, या इसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट है इसके ऊपर मजीद दो लेयर होते हैं, सिंसिशोट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट। ये नाम सुने कि नहीं? और जो ब्लास्टोसिस्ट का ये जो अंदर वाले सेल है ना, ये जो रेड कलर के हैं, इसको हम इनर सेल मास कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर सेल मास कहते हैं। तो आप लोगों को अगर वाइवा में पूछे कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कितने किस्म के सेल्स होते हैं? दो। एक का नाम ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं और एक को हम इनर सेल मास कहते हैं। ये जो इनर सेल मास है इसमें फ्यूचर में एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर बनानी होती है, इसलिए इनको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोब्लास्ट। अब इधर गौर से सुने, आप लोग मुझे ये बताएं, और ये जो है ना ये स्पेस, इसको ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। अब मुझे ये बताएं कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जब जाके एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगा ना, दैट इज इम्प्लांटेशन, तो इसका फिर कौन सा सेल है जो पहले अटैच होंगे? ट्रोपोब्लास्ट के इनर सेल? ट्रोपोब्लास्ट, क्योंकि इनर तो अंदर है, मिलना तो बाहर वाले बंदे ने है। मिसाल के तौर पे अगर बाहर वाला बंदा जाके मिलेगा तो कनेक्शन क्रिएट होगी तो फिर ये आगे जाएगा ना। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? तो ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस के साथ एंडोमेट्रियम में अटैच करता है तो सबसे पहले किसने हेलो हाई कहना है? ट्रोपोब्लास्ट। और इस ट्रोपोब्लास्ट से फ्यूचर में प्लेसेंटा बनेगी। क्या बनेगी? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बनेगी और ये एम्ब्रियो बनेगी। इनर सेल मास से क्या बनेगी? एम्ब्रियो। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोब्लास्ट। चलिए जी मुझे ये बताएं इसके अंदर क्या मसला है? शाबाश। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस ट्रोपोब्लास्ट? इस ट्रोपोब्लास्ट के अंदर क्या मसला है? इसमें ट्रोपोब्लास्ट की जो लेयर्स है वो ट्रिपल हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। ये ब्लैक वाला, लेकिन इसमें रेड वाला नजर नहीं आ रहा। तो ये जब अटैच करेगा तो प्लेसेंटल टिश्यू ज्यादा बनेगी कि कम? बहुत ज्यादा। तो बीटा HCG उन फीमेल में 20 टाइम से भी ज्यादा होती है। प्लेसेंटल टिश्यू ज्यादा है तो बीटा HCG भी ज्यादा। लेकिन यूट्रस में बच्चा नजर नहीं आएगा क्योंकि एम्ब्रियोब्लास्ट है नहीं, इनर सेल मास। तो ऐसा प्रेगनेंसी जिसमें यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो ना हो बट बीटा HCG बहुत ज्यादा हो, इसको हम हाइड्रेटेड फॉर्म मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म मोल कहते हैं, या इसको हम मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर प्रेगनेंसी। नाम सुना है क्या नहीं? फिर पार्शियल मोल भी होता है, कंप्लीट मोल भी होता है। बट मोलर प्रेगनेंसी के अंदर ट्रोपोब्लास्ट की जो टिश्यू है ये मल्टीप्लाई ज्यादा करती है और इसमें इनर सेल मास प्रॉपर नहीं बनती। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी मोलर प्रेगनेंसी। आगे देखें इसमें मेन पॉइंट क्या आ रही है। अभी जो ब्लास्टोसिस्ट है और से देखें, लिखना कम करे और इधर फोकस करे। आखिर में पिक्चर लिया करे, घर जाकर इसको आप लोगों ने फिर दोबारा देखना है, पहले समझने की कोशिश करें कि कोई पॉइंट मिस ना कर जाए। अभी जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जब इधर एंडोमेट्रियम को अटैच होगी, अब शर्त यह है कि ऊपर पार्ट में अटैच होगी, दैट विल बी नॉर्मल इम्प्लांटेशन। अब ये चीज समझाने जा रहा हूं और से सुने। मिसाल के तौर पे ये तो अब हमने नॉर्मल पढ़ा है कि नॉर्मल है, दैट इज नॉर्मल 1, ठीक है जी। अब एक कंडीशन लेते हैं जिसमें इमेजिन करें ये फीटस है और फीटस कनेक्शन विद मदर, ये प्लेसेंटा है। ये क्या है? प्लेसेंटा है। ये नॉर्मल है कि नॉर्मल? ये भी नॉर्मल है, अपर पार्ट में है, ठीक है जी। अब ये फीटस है, एम्ब्रियो है और ये कनेक्शन है, ये क्या है? प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा है ये एबनॉर्मल है और ये प्लेसेंटा नॉर्मल है, क्योंकि अपर पार्ट में बनी है और ये लोअर पार्ट में बनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये जो नॉर्मल प्लेसेंटा है इसने कब रिमूव होना है? बर्थ से पहले या बर्थ के बाद? बर्थ के बाद। स्टेज 3 के अंदर हमने भी डिस्कस किया है कि जो बर्थ ऑफ द बेबी है वो स्टेज 2 में होता है और जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद प्लेसेंटा को रिमूव किया जाता है। अगर एक फीमेल है वो अभी प्रेग्नेंट है, अभी तक उसकी 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं, उसके 5वां महीना है या 6वां महीना है, तो उसका प्लेसेंटा नॉर्मल जगह पे होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये जो नॉर्मल प्लेसेंटा है ये यूट्रस से एबनॉर्मली डिटैच हो जाए, क्या हो जाए? डिटैच, तो फिर बच्चे की जाया होने के चांसेस होंगे कि नहीं? क्योंकि जब कनेक्शन नहीं रहा तो बच्चा फ्री हो गया, तो अब थोड़ी सी एहतियात ना करने से बच्चा तो जाया हो सकता है। अब यहाँ पे प्लेसेंटा की सेपरेशन हो चुकी है कि नहीं? नॉर्मल प्लेसेंटा की कि एबनॉर्मल? नॉर्मल। तो देखिए वो कंडीशन
जिसमें फीमेल अभी प्रेग्नेंट है बट नॉर्मल प्लेसेंटा टाइम से पहले सेपरेट हो जाए तो उसको एब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्रप्शियो प्लेसेंटा। ये नाम सुना है क्या? नहीं। तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्या होता है? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा या सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा बिफोर द नॉर्मल टाइम, दैट इज कॉल्ड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो आई थिंक दिस इज द इजी वे हाउ टू रिमेंबर एब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब एब्रप्शियो प्लेसेंटा आप लोगों के पास NRE 1 के कुछ नोट्स वगैरह होंगे, आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ना जरूर है, बट मैं हिंट्स देता हूँ कि कल को अगर आप लोग खुदा ना खास्ता कंफ्यूज भी हो जाए तो वो तरीके हैं जिस पे आप अपनी एग्जामिनर को, प्रोफेसर साहिबा को थोड़ी बहुत कुछ बता सकेंगे जिससे आप वो पास भी कर सकती है। तो अगर नॉर्मल प्लेसेंटा टाइम से पहले क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए तो उसका नाम एब्रप्शियो प्लेसेंटा है। अब जहन ये कहता है ये सेपरेशन क्यों होती है? द लीडिंग कॉज इज एब्डोमिनल ट्रोमा। क्या होता है? एब्डोमिनल ट्रोमा। 5 महीने 6 महीने की एक प्रेग्नेंट फीमेल है, वो गाड़ी में सफर कर रही है, वो गाड़ी एक्सीडेंट में लग गई, उसको ट्रोमा हो जाए। एक फीमेल है, उसको मिसाल के तौर पे एक्सीडेंटली मतलब पंच लग जाए, तो मतलब ट्रोमा की वजह से प्लेसेंटा सेपरेट हो सकती है क्या? नहीं। नंबर 2, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, बीपी का बहुत ज्यादा होना, यूट्राइन वेसल पे प्रेशर लगता है तो उससे भी प्लेसेंटा डिटेच हो सकती है। नंबर 3, रिस्क फैक्टर इज क्रोनिक स्मोकिंग, वो फीमेल जो स्मोकर होती है। नंबर 4, कोकेन यूज, किस वजह से? कोकेन। आप लोगों से अगर कोई ये पूछे ना कि कोकेन यूज के अंदर प्लेसेंटा एब्रप्शन के चांसेस क्यों होते हैं, कोकेन जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, कोकेन कैन कॉज यूटराइन वेजो कंस्ट्रक्शन। ये क्या कराती है? यूटराइन वेजो कंस्ट्रक्शन। और जब यूटरस के अंदर वेसल की कंस्ट्रक्शन होती है तो लोकल सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब इस एरिया को ब्लड नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो यहाँ की जो न्यूट्रिशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम पड़ जाएगी, जिसकी वजह से प्लेसेंटल रिमूवल के चांसेस ज्यादा होती है। लेकिन लीडिंग कॉजेज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एंड एब्डोमिनल ट्रोमा। इसमें जो पेशेंट आती है ना, गौर से सुने, आप लोगों को अगर उसने केस दिया होगा इसमें या तो पेशेंट 2nd प्लस या 3rd ट्राइमेस्टर में आएगी। अब 2nd 3rd ट्राइमेस्टर से मुराद यह है कि 3 महीने के बाद 4th मंथ में, 5th मंथ में, 1st से लेके 3rd मंथ तक 1st ट्राइमेस्टर है, फिर 4th से लेके 6th तक 2nd ट्राइमेस्टर है, और 7th से लेके 9th तक 3rd ट्राइमेस्टर है। तो उसमें ज्यादातर जो फीमेल आती है वो या 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में आती है। और आप लोग लेके विद पेनफुल वेजाइनल ब्लीड, किसके साथ आएगी? पेनफुल डार्क वेजाइनल ब्लीड। ये आप लोगों को याद रखना है, दैट इज कॉल्ड डार्क वेजाइनल ब्लीडिंग। ये इसकी हाल मार्क है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसमें जो वेजाइनल ब्लीड है ये डार्क क्यों होती है। इसकी भी एक वजह है, इसमें जो ब्लीडिंग है वो अपर पार्ट में हो रही है कि लोअर पार्ट में? अपर पार्ट में। तो उस अपर पार्ट से ब्लड को नीचे पार्ट में आने के लिए क्या लगता है? टाइम लगता है। और जब थ्रू में जाए ना वो ब्लड बाहर आती है तो इसमें आरबीसी की लाइसिस हो चुकी होती है और उसका कलर रेड से क्या बन जाता है? डार्क बन जाता है। सो डार्क पेनफुल वेजाइनल ब्लीड आफ्टर एब्डोमिनल ट्रॉमा या इन अनकंट्रोल हाइपरटेंसिव पेशेंट इज द हॉल मार्क ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है जी, ये एब्रप्शियो प्लेसेंटा में होता है। अब अगर एक फीमेल है ना, वो 24 वीक जेस्टेशन में आई है, कितने वीक में? 24 या 28 वीक जेस्टेशन में आई है, ये 30 वीक में आई है, लेकिन 30 हफ्ते से कम मतलब 7 महीने से पहले अगर इसको एब्रप्शियो क्या होता है? प्लेसेंटा। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि मदर और फीटस दोनों को स्टेबल करें, उनको IV लाइन लगाए और इन दोनों की वाइटल्स को देखें। और दूसरी बात यह है कि बच्चे की जो लंग्स है उनको मैच्योर करने के लिए हम बीटा मेथासोन देते हैं। क्या देते हैं? बीटा मेथासोन। बीटा मेथासोन एक स्टीरॉयड होता है जो बच्चे के अंदर फीटल लंग को मैच्योर करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो बीटा मेथासोन है इट हेल्प टू इंक्रीज सर्फेक्टेंट लेवल। किसको बढ़ाता है? सर्फेक्टेंट। ये नाम सुना है कि नहीं? और जो सर्फेक्टेंट है ये बच्चे की लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करती है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है। और अगर 7 महीने के बाद है, 8वें में है, 9वें के फर्स्ट में है, तो हम फिर सी सेक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? सी सेक्शन कराते हैं। इसके बाद देखें, अब यहाँ पे अगर प्लेसेंटा अपर पार्ट की बजाय कहाँ पे है? लोअर पार्ट में है, तो इसका मतलब अब ये डिटेच नहीं हुआ है, बट इसका जो पोजीशन है वो उसका मसला है। पोजीशन इसका कहाँ पे होना चाहिए? अपर पार्ट में। अब किधर है? लोअर पार्ट में। तो ऐसा कंडीशन जिसमें प्लेसेंटा अपर की बजाय लोअर पार्ट में बने तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। तो आप लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर आप लोगों को पता है कि इस एरिया पे जोर तब लगेगा जब बच्चे का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है, और वो 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। तो आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें जो पेशेंट आती है 95% वो किस ट्राइमेस्टर में आएगी? 3rd ट्राइमेस्टर में। और आप लोग मुझे ये बताए प्लस यहाँ से जो ब्लीडिंग होती है तो वो नियर टू वेजाइना है, वो इधर नजदीक है, ये ब्लड जब बाहर आएगी तो वो ब्लैक होगी कि रेड? इसको कहते हैं ब्राइट रेड ब्लीडिंग। क्या कहते हैं? ब्राइट रेड ब्लीडिंग। बट इसके अंदर पेन भी नहीं होता, इसको पेनलेस ब्राइट रेड ब्लड कहते हैं। यहाँ पे पेनफुल डार्क ब्लीडिंग है, यहाँ पे पेनलेस ब्राइट रेड ब्लड है। ठीक है जी, जहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग दैट विल बी हॉल मार्क ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो जो क्या शुरू से इधर ही होती है, मतलब ये पहले से, लेकिन पहले 2 ट्राइमेस्टर में
द पेशेंट विल बी एसिम्प्टोमेटिक, क्योंकि फीटस के साइज इतना होता नहीं है कि इस पे इतना जोर लगाए कि जिससे ब्लीड कराए। तो मतलब ये है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जब फीटस अपनी आर्गन की वेटेज गेन करती है तो फिर यहाँ पे उसमें प्रेशर लगती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर से यूटराइन कंट्रैक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो फिर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, वजाइनल ब्लीड हो सकती है। सो पेनफुल डार्क वजाइनल ब्लीड अगर NRE2 के केस में आ जाए तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, और अगर पेनलेस ब्राइट रेड ब्लड आ जाए दैट विल बी प्लेसेंटा प्रीविया है। अब मुझे ये बताएं आप कि इसमें पोजीशन का मसला है कि सेपरेशन का? क्या बस सेपरेशन का, और इसमें पोजीशन है। मैं ये कह सकता हूँ, चलें इसमें मेन मसला ये है कि जो प्लेसेंटा है उसकी अटैचमेंट अभी टाइम से पहले खत्म हो चुकी है। कह सकते हैं कि नहीं कि यहाँ जो एब्रप्शियो प्लेसेंटा है ये तो सेपरेट हो चुकी है ना, तो मतलब प्लेसेंटा का यूट्रस के साथ जो क्या थी अटैचमेंट वो टाइम से पहले खत्म हो गई है। तो देखिए इसका पहला वर्ड क्या है, एब्रप्शियो इज ए फॉर अटैचमेंट इशू, ये क्या है अटैचमेंट इशू, और ये प्लेसेंटा क्या है प्रीविया है, पी फॉर पोजीशन इशू, इसका मतलब पोजीशन इशू कहते हैं। तो जो प्रीविया है वो पोजीशन का मसला है और जो एब्रप्शियो है वो अटैचमेंट का मसला होता है। इस तरह याद आप लोग कर सकते हैं। दोनों में देखते हैं, अगर 7 महीने से पहले का केस है, पहले हम बीटा मेथासोन माँ को लगाते हैं कि वो प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे के अंदर फीटल लंग को मैच्योर कर सके। उसके बाद जब माँ और बच्चा दोनों ये स्टेबलाइज होंगे तो हम बाद में सी सेक्शन करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि इसमें नॉर्मल डिलीवरी हम इस तरह ज्यादा नहीं करा सकते, कराने पे हो सकती है बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसमें किसी भी टाइम या तो माँ को मसला हो सकता है या बच्चे को मसला हो सकता है। तो ये दो वर्ड आई थिंक इट विल क्लियर नाउ कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है और एब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या है। अब लिखिए अदर इंपोर्टेंट टर्म्स। अब इसमें 2 टर्म्स और हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं वाइवा के लिए, और इसमें भी वाइवा चलता है NRE स्टेप 2 के अंदर, बहुत अहम है। देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द यूट्रस, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूट्रस पार्ट है, और यूट्रस के लिए जो मेडिकल टर्म हम यूज करते हैं उसको हम मेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रियम। मेट्राइटस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस होता है, ठीक है जी। अब यूट्रस के अंदर ये तो सबको पता है हाउ मेनी लेयर, एक्सीलेंट। अभी जो रेड कलर का लेयर है ये थोड़ा सा मैं थिक बनाता हूँ क्योंकि ये मसल होते हैं। क्या होते हैं? मसल होते हैं। इट इज अ मस्कुलर लेयर, और यूट्रस के अंदर जो मस्कुलर लेयर है इसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम, जिसके अंदर स्मूथ मसल होते हैं। कौन से मसल? स्मूथ मसल। और यहाँ पे देखिए ये कौन सा है? दैट इज पेरीमेट्रियम। दीज आर द 3 लेयर ऑफ द यूट्रस। चलिए जी, एनीवन कैन टेल मी बाहर वाला क्या है? पेरीमेट्रियम, मिडिल वाला मायोमेट्रियम, और अंदर वाला एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है जी। ये 3 लेयर होते हैं। अब इसमें 2 चीजें और से सुने, इंपोर्टेंट पॉइंट। जो प्लेसेंटा है वो किस लेयर के साथ टच होती है? एंडोमेट्रियम। किसके साथ? एंडोमेट्रियम। अब इधर देखिए, जब प्लेसेंटा बनती है कभी कभार इसकी जो टिश्यूज होती है ना प्लेसेंटा की, इधर देखिए वो एबनॉर्मली जाके किस लेयर के साथ टच हो जाती है? मायोमेट्रियम के साथ टच हो जाती है। ये मैं प्लेसेंटल टिश्यू की बात करता हूँ, ठीक है जी। कुछ फीमेल ऐसी होती है जिसका प्लेसेंटा, मिसाल के तौर पे दूसरा यूट्रस अब जिक्र कर रहा हूँ, इसमें प्लेसेंटा मायोमेट्रियम के साथ न कि सिर्फ टच करती है बट इसके अंदर जाके इन्वेड करती है। अब समझ गए क्या नहीं? एक होता है प्लेसेंटल टिश्यू का मायोमेट्रियम तक पहुंचना, मेरी बात क्लियर है? प्लेसेंटा तक पहुंचना मायोमेट्रियम, और एक होता है प्लेसेंटल टिश्यू का मायोमेट्रियम में इन्वेड करना, इसमें फर्क होता है। और आप लोग मुझे ये बताएं कि इसके साथ क्या हुआ है। अगर ये प्लेसेंटल टिश्यू है, अब ये एबनॉर्मल तरीके से किससे होके गई? मायोमेट्रियम कहाँ तक पहुंच गई? पेरीमेट्रियम, और इवन कभी कभार एब्डोमेन में भी जाती है। तब इन तीनों में अलग अलग फर्क है। तो ऐसा एबनॉर्मल, ये सारे क्या है? एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है? एबनॉर्मल है। तो ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें प्लेसेंटल टिश्यू एबनॉर्मली एंडोमेट्रियम से होके कहां तक जाए? मायोमेट्रियम, उसके साथ जस्ट अटैच करे या अंदर जाए? अटैच करे, इसको प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा एक्रीटा। ये नाम साहब ने सुना होगा, प्लेसेंटा एक्रीटा। ए का मतलब यह है अटैच टू मायोमेट्रियम ओनली। अब समझ गए? अटैच, इसका मतलब यह है कि अगर जो प्लेसेंटल टिश्यू है वो एंडोमेट्रियम से एबनॉर्मल तरीके से आगे जाके किसके साथ अटैच करे? मायोमेट्रियम, इसको प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? अब इसके बाद दानिश, प्लेसेंटल टिश्यू किसके अंदर चली गई है? मायोमेट्रियम में इन्वेड कर चुकी है, तो वो प्लेसेंटा इनक्रीटा है। उसका नाम क्या है? प्लेसेंटा इनक्रीटा। तो सेकंड नंबर पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा इनक्रीटा। और इन सब प्लेसेंटा के अंदर ब्लीडिंग होती है, ठीक है जी, लेकिन इसको कहते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। और फिर यहाँ पे देखिए, इसमें जो प्लेसेंटल टिश्यू है इट परफोरेट ऑल द लेयर्स ऑफ यूट्रस, इसको परक्रीटा कहते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा परक्रीटा। सो दैट इज कॉल्ड परक्रीटा। तो ये क्लासिफिकेशन भी होता है प्लेसेंटा के, दैट इज डिपेंड अपॉन द इन्वेजन ऑफ टिश्यू। क्लियर है? जो प्लेसेंटल टिश्यू इन्वेजन है उस पर डिपेंड करते हुए हम प्लेसेंटा के मजीद 3 वेराइटीज बनाते हैं, इनक्रीटा, एक्रीटा एंड ऑफ परक्रीटा। देखें, ए से मुराद होता है अटैच टू मायोमेट्रियम। ए से मुराद क्या है? अटैच टू मायोमेट्रियम। INN से मुराद इनसाइड मायोमेट्रियम, ये इन्वेजन है। क्या है? इन्वेजन। और P मीन परफोरेट, इसका मतलब आल लेयर से ये होके परफोरेट होके बाहर निकलती हैं।
तो इस तरह की क्लूज आप लोग याद रखेंगे तो इट विल हेल्प इन द एग्जाम। और आपसे मैम ये पूछती है कि अगर आप गायनी में काम करते हैं तो मोस्ट लाइकली जो लड़कियों को या फीमेल्स को प्लेसेंटल प्रॉब्लम आते हैं उसमें 75% प्लेसेंटा एक्रीटा है। इसका मतलब यह है कि मोस्ट कॉमन एनोमली इन दीस थ्री दैट इज प्लेसेंटा एक्रीटा। सो एक्रीटा की जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे कॉमन होती है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इन सब के अंदर जो एंडोमेट्रियम से अंदर जा रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसेंटल टिश्यू। किसकी बात हो रही है? प्लेसेंटल टिश्यू की बात हो रही है। अब इसके बाद आते हैं और से सुने, यहाँ पे अगर ये यूट्रस है ना, इधर देखिए ये यूट्रस है और इसमें मैं ऐसा करता हूँ मिसाल के तौर पे, ये मैं इधर ले आता हूँ, ये भी एक एब्डोमिनिटी है। अब बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब डायग्राम पे देखने से तो ऐसा लगता है कि ये वाला इनक्रीटा है और ये वाला परक्रीटा है, ऐसा क्या नहीं। लेकिन अब प्लेसेंटल टिश्यू की हम बात नहीं करते, यहाँ पे तो हम किसकी बात करते हैं? प्लेसेंटल। अब एक फीमेल है, मे भी वो प्रेग्नेंट है ही नहीं, तो दीज इन्वेजन आर ड्यू टू एंडोमेट्रियल टिश्यू। अब किसकी बात हो रही है? एंडोमेट्रियल। मेरी बात समझ रहे क्या नहीं? पहले तीन के अंदर किसकी बात हो रही थी? प्लेसेंटल टिश्यू। अब ये नीचे जो दो अब एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं, ये किसकी बात हो रही है? एंडोमेट्रियल टिश्यू की बात हो रही है। तो प्लेसेंटल और एंडोमेट्रियल टिश्यू तो अलग अलग चीज है ना। अगर एग्जाम में आ जाए कि ऐसा कंडीशन जिसमें यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू वो एबनॉर्मली इन्वेट करे, कहाँ पे जाए? हाँ, मायोमेट्रियम। इसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एडिनोमायोसिस। दैट इज कॉल्ड एडिनोमायोसिस। इसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। अब इस केस के अंदर जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो ऑल द वे सारे के सारे लेयर से निकल के एब्डोमेन तक गई है। इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियोसिस। नाम सुने हैं कि नहीं? तो जो एडिनोमायोसिस है और एंडोमेट्रियोसिस दोनों के अंदर यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। बोथ दीज आर द कॉजेज ऑफ AUB, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ये क्या करा सकती है? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। या तो इसको डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं DUB, या इसको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं AUB। इसका मतलब यह है कि ये जो एंडोमेट्रियम से हम मायोमेट्रियम तक जा चुके हैं, इन दिस केस द इन्वेजन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेंटल टिश्यू। बट यहाँ पे अगर सेम इन्वेजन है बट वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो टिश्यूज की नेचर अलग अलग है। अगर एंडोमेट्रियम से अपने टिश्यू इन्वेट करके मायोमेट्रियम में जाते हैं तो वो एडिनोमायोसिस है, और अगर वो बाहर निकलते हैं तो उसका नाम एंडोमेट्रियोसिस है। कभी कभार जो एंडोमेट्रियम है ना, इसके टिश्यू बाहर एब्डोमेन में जाके ओवरीज तक पहुंचते हैं। कहां तक? ओवरीज। और जब ओवरीज के अंदर कौन से टिश्यू? एंडोमेट्रियल टिश्यू, दे ग्रुप टुगेदर, दे फॉर्म चॉकलेट सिस्ट। ये क्या बनाते हैं? चॉकलेट सिस्ट। तो चॉकलेट सिस्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन इज अ हॉलमार्क ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, स्पेशली इन द ओवरी। कहां पे? ओवरी के अंदर गई है। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे ये पूछती है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस बताएं। एडिनोमायोसिस के अंदर दैट इज MRI। क्या करेंगे? MRI। क्योंकि जो मसल होते हैं मायोमेट्रियम मसल के लिए हम MRI करते हैं, और इसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस में है कि बाहर गई है? एब्डोमेन में गई है। तो एब्डोमेन में देखने के लिए कि कहां कहां तक गई है, हम लेप्रोस्कोपी करते हैं। क्या करते हैं? लेप्रोस्कोपी। अल्ट्रासाउंड इनिशियल करते हैं, बट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज लेप्रोस्कोपी। क्या है? लेप्रोस्कोपी, टू सी ऑन द कैमरा वेयर एग्जैक्टली एंडोमेट्रियम टिश्यू रीचेस। लेकिन अल्ट्रासाउंड हमें बता सकती है कि वेयर टिश्यू इन्वेट। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड, बट गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इज लेप्रोस्कोपी। ठीक है जी, ये आप लोगों को याद रखना है। लेप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है कि आप लोगों को ऑप्स के अंदर ये चीजें पता होनी चाहिए। तो पहले हमने प्लेसेंटल टिश्यूज की बात की है, फिर एंडोमेट्रियल टिश्यू की बात की है। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइम क्या हुआ है। हाँ, घंटा हुआ है, 1.25 घंटा हुआ है। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते खत्म करेंगे। आज एक ही क्लास होगी 2 घंटे की। ठीक है जी, एक लंबी क्लास लेंगे, आप उसको खत्म करेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लिखे तक तो नहीं गए हैं। ओके, अब लिखे पोस्टमार्टम हीमोरेज। इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन आता है? देखिए अब माशाल्लाह हम एक रिदम के साथ जा रहे हैं। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? ये वाइवा क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों से जस्ट वो पूछते हैं। आप लोग आज जाके ना थोड़ा सा प्रीवियस एग्जाम देके सारे इसमें यही आते हैं। ठीक है जी, कोई आउट क्वेश्चन नहीं होगा। और ऑब्स्टेट्रिक के जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो हम इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ पढ़ेंगे कि भाई एफिजियोटमी सीजर क्या है, स्पेकुलम्स वगैरह है, वेजाइनल फोर्सेप्स वगैरह है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। अब लिखिए पोस्टमार्टम हीमोरेज। व्हाट इज मेंट बाय PPH? इसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम हीमोरेज। ये NRE स्टेप 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये 2 में भी आता है। ठीक है, पोस्टमार्टम हीमोरेज। ओके, पहले तो हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज PPH, पोस्टमार्टम हीमोरेज। तो ये पता होना चाहिए कि पोस्ट मीन आफ्टर। पोस्ट का मतलब क्या है? आफ्टर। और पार्टम मीन डिलीवरी, और हीमोरेज मीन ब्लीडिंग। कि ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी विच इज एक्सीड बियॉन्ड द नॉर्मल, इसको हम PPH कहते हैं। कि डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग की टेंडेंसी नॉर्मल से बढ़ जाती है तो उसको क्या कहेंगे? PPH कहते हैं, पोस्टमार्टम हीमोरेज। जो प्लेसेंटल प्रॉब्लम हमने पढ़े है ना, एब्रप्शियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया, उसमें तो ब्लीडिंग होती है ना, लेकिन वो डिलीवरी से पहले है, वो एंटीपार्टम हीमोरेज होती है। वो क्या होती है? एंटीपार्टम।
तो प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी की जो ब्लीडिंग होती है वो एंटी पार्टम हीमोरेज में आती है, और ये किस में है? पोस्ट पार्टम हीमोरेज में है। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक बता दो पहले, इसके फिर हम इसकी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, डिलीवरी की जो मूड होती है वो दो तरह की है, एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है एनवीडी, और एक होती है सी सेक्शन। ठीक है जी। अब ये दो डिलीवरी के मूड होते हैं, वन इज सी सेक्शन, अनदर इज नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है। अगर एक फीमेल है वो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को पैदा करती है, और उसकी पैदाइश के बाद माँ से ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीड, और ब्लीडिंग की टेंडेंसी 500 ml से ज्यादा हो। कितने? 500 ml। 500 ml से मुराद हाफ लीटर है। ठीक है जी। या एक फीमेल है वो बच्चा पैदा करती है सी सेक्शन से, किससे? सी सेक्शन, और उसे जो ब्लीडिंग होती है वो 1000 ml से ज्यादा हो। तो 1000 ml से मुराद 1 लीटर है ना, दैट इज 1000 ml, दैट इज 1 लीटर। तो अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इफ द ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml इन एनवीडी, मोर देन 1000 ml इन सी सेक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, दैट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हीमोरेज। तो पोस्टपार्टम हीमोरेज की जो डेफिनेशन है ये मूड ऑफ डिलीवरी पे डिपेंड करती है। मेरी बात क्लियर है? तो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें मिनिमम ब्लड लॉस लेस देन 500 ml होना चाहिए। अगर 500 से एक्सीड करती है देन इट विल बी पीपीएच। और पीपीएच क्लिनिकली हम कैसे करते हैं कि माँ आती है, उससे ब्लीडिंग रुकती नहीं है तकरीबन, मतलब अगर उस ब्लड की टेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि हम 20-25 पेट चेंज कराते हैं विद इन 1 डे टू मदर, बट दे सोक ऑल विद ब्लड। तो इसका मतलब यह है कि वो पीपीएच में जाती है एंड शी बिकम ऑलमोस्ट गोइंग टू अनकॉन्शियस स्टेट, क्योंकि सिवियर ब्लीडिंग कैन कॉज हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या करा सकती है? हाइपोवोलेमिक। तो हीमोरेजिक शॉक में जाती है और पीपीएच जो है वो क्लिनिकल डायग्नोज होता है। लेकिन आपसे अगर वो नॉलेज पर्पस पे पूछे तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पे 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस या सी सेक्शन में 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस को हम क्या कहते हैं? पीपीएच, दैट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हीमोरेज। अब लेके काजेस, इसकी जो काजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को वहां पे कभी कभार वो पेपर देते हैं कि इसके ऊपर काजेस ऑफ पीपीएच आप लोग लेके। ठीक है। तो काजेस के अंदर आप लोगों ने कुछ अहम चीजें लिखनी है, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखे यहाँ पे यूटराइन एटोनी। क्या लिखना है? यूटराइन एटोनी। द फर्स्ट काज दैट इज कॉल्ड यूटराइन एटोनी, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर ऐसा करें, एक कॉलम ड्रा करें, इस तरह लाइन ड्रा करें, यहाँ पे लिखे टिश्यू रिटेंशन या ट्रोमा टू जेनिटल ट्रैक्ट। किस वजह से होती है? ट्रोमा टू जेनिटल ट्रैक्ट। ये आप लोग लिखे ट्रोमा टू जेनिटल ट्रैक्ट, और यहाँ पे लिखे लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड टिश्यू रिटेंशन। कौन सी? टिश्यू रिटेंशन। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसेंटल टिश्यू। विच टिश्यू? प्लेसेंटा। सो टिश्यू रिटेंशन, ये 3 ऐसी वाहिद प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मदर्स के अंदर पीपीएच के चांसेस ज्यादा होती है। तो आप लोगों ने हाउ मेनी टीज? 3 टीज। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि 3 टीज का मतलब क्या होता है। देखिए, 3 टी से मुराद होता है फर्स्ट टी, टोन्स ऑफ द यूट्रस। अगर यूट्रस के अंदर टोन्स खत्म हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? यूट्राइन एटोनी। ए का मतलब एब्सेंट, टोन्स का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है। टोन से मुराद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो आप आम लैंग्वेज में बताएंगे, वार्ड में काम कर रहे हैं कहीं पे भी, और प्रोफेसर पूछे कैन यू टेल मी द 3 इंपोर्टेंट काजेज ऑफ पीपीएच, तो सबसे पहले सर या मैम फर्स्ट प्रॉब्लम इज द टोन्स ऑफ द यूट्रस, कि अगर यूट्रस के अंदर टोन्स एब्सेंट हो जाए तो उसके बाद पीपीएच ज्यादा होता है। नंबर 2 ट्रोमा, टी फॉर ट्रोमा टू जेनिटल ट्रैक्ट एंड टी फॉर टिश्यू रिटेंशन। और 4th टी भी आता है, उसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रॉब्लम। वो कोआगुलोपैथी होती है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 आप लोगों ने एनआरई स्टेप 1 के जो कोर्स है उसके CK2 USMLE स्टेप 2 में ये 3 आप लोगों को वो टेबल में बता चुके हैं, लेकिन इसको समझना इंतहाई जरूरी है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक्चुअली लिखने से पहले अगर इसका हम एक माइंड बना ले कि इसको हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिस इज फॉर एग्जांपल द यूट्रस, और आप लोगों को ये पता है मिसाल के तौर पे अगर प्रेगनेंसी है और उसका चलता है 3rd ट्राइमेस्टर। कौन सी? 3rd ट्राइमेस्टर। तो 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर जो यूट्रस की साइज है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसके अंदर फीटस है। ठीक है जी। तो यूट्रस का साइज बड़ा होता है कि छोटा? बड़ा होता है। इस 2 मिनट की बात को जो बंदा सुनेगा उसको ये वाला कहानी आसान हो जाएगा। तो प्लीज एवरीवन फोकस, नन ऑफ यू शुड राइट एनीथिंग, जस्ट फोकस हियर एंड कीप इन द माइंड कि मैं कौन सा टेक आप लोगों को डिलीवर करने जा रहा हूँ, ताकि फिर आप किताब भी पढ़ेंगे तो आपको A to Z वही चीजें मिलेगी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर यूट्रस है तो नियर टू द डिलीवरी, नियर टू डिलीवरी से मुराद 9 मंथ्स की हम बात करते हैं, तो यूट्रस साइज क्या होता है? ज्यादा, और प्रोमिनेंट पता चलता है कि दिस फीमेल इज प्रेग्नेंट। ठीक है जी। अब सवाल यह है कि इस 9 मंथ के अंदर जब बच्चे का साइज भी बड़ा होता है तो वो यूट्रस के वाल को स्ट्रेच करती है, उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाएगी? ऑक्सीटोसिन। क्या बनेगी? ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सोचता है कि मैंने ऑक्सीटोसिन भी देना है, और जैसे डिलीवरी होगी मैंने प्रोलैक्टिन हार्मोन देना है ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन करे, ताकि बच्चे को माँ फिर फीड भी करे। ऐसा है कि नहीं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम नियर द डिलीवरी बढ़ जाती है कि कम होती है? बढ़ जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड काम बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत अपना साइज भी बढ़ा देती है, बहुत कम हाइपरट्रोफी होती है, बट ये फिजियोलॉजिकल है। क्या है? फिजियोलॉजिकल। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है
ये कहता है कि मैं तो हार्मोन देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बॉडी भी अपनी डिमांड के मुताबिक ब्लड सप्लाई देगी, तो हमें सप्लाई भी बढ़ानी है और इसने हमें हार्मोन भी ज़्यादा देने हैं। मेरी बात क्लियर है? वंस दिस बेबी डिलीवर, जब ये बच्चा पैदा हो जाए, पोस्टमार्टम है, इसका मतलब आफ्टर डिलीवरी, जब ये बच्चा डिलीवर होता है तो फिर यूट्रस तो उस तरह बड़ा होता है ना, मतलब अब बच्चा डिलीवर हो गया तो फिर इस पिट्यूटरी ग्लैंड की जो काम है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाएगी, और जो यूट्रस है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ दिनों के बाद अपनी जगह पे आ जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है, कभी कभार क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये तो अपनी जगह पे आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो यूट्रस है ये दोबारा डिलीवरी के बाद प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। सो फेलियर ऑफ द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी, उसको हम यूट्राइन एटोनी कहते हैं। ए का मतलब एब्सेंट। अब ये कौन से यूट्रस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? वो यूट्रस जो पहले से मल्टीपल टाइम इस्तेमाल हो चुके होते हैं। तो यूट्रस मिसाल मल्टी ग्रेविड एक फीमेल है, उसकी 6 बच्चे 7 बच्चे 5 बच्चे हैं, तो उसका यूट्रस बार बार जो है वो स्ट्रेच होता है, और उसकी एज भी फिर 40 साल पे गई है, तो जब एज ज्यादा होगा, उसकी यूट्रस ज्यादा दफा इस्तेमाल हो चुकी होगी, तो फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। समझ गए क्या नहीं? तो यूट्राइन किसके चांसेस होंगे? एटोनी। वो यूट्रस जिसके ऊपर फीमेल ने रिसेंटली किसी और बीमारी के लिए एनेस्थेटिक यूज की हो, एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक यूज का असर ज्यादा लॉन्ग रन तक होता है, तो ज्यादा एनेस्थेटिक भी ऐसे है कि वो यूट्रस को हाइपोटोनिक बनाती है। क्या बनाती है? हाइपोटोनिक। क्या पता डिलीवरी से पहले माँ ने कुछ ऐसी मेडिसिन खाई है, टोकोलाइटिक एजेंट। कौन सी? टोकोलाइटिक, जो यूट्रस को क्या रख चुकी है? रिलैक्स रख चुकी है। तो टोकोलाइटिक एजेंट के इस्तेमाल से, मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसी की वजह से और एनेस्थेटिक एजेंट इफेक्ट की वजह से यूट्रस के अंदर टोन्स की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर वो दोबारा इतनी ना करे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, तो यूट्रस क्या रहेगा? साइज में बड़ा रहेगा। इसको कहते हैं हेवी एंड बोगी यूट्रस। क्या कहते हैं? हेवी एंड बोगी यूट्रस। और जब यूट्रस डायलेट रहेगा ना, तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल थे ना वो भी डायलेट रहेंगे, और उस ब्लड वेसल से फिर क्या होगी? ब्लीडिंग। क्योंकि जो वेसल यूट्रस से ब्लड को बच्चे को दे रही थी, अब बच्चा तो रहा नहीं, वो तो पैदा हुआ है, तो यूट्रस के ना कॉन्ट्रैक्ट होने से वेसल रिमेन डायलेट, और उस डायलेट वेसल के क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। और वो ब्लड अगर इतना ज्यादा हो जाए कि वो 500 ml नॉर्मल डिलीवरी पे हो या 1000 ml सी सेक्शन पे हो, तो इससे पोस्टमार्टम हीमरेज होगी। अब समझ गए कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि जब हम फीमेल को डील करते हैं, तकरीबन 80% से लेकर 90% तक जो पीपीएच है उसकी वजह क्या होती है? यूट्राइन एटोनी। सो द लीडिंग काज ऑफ पीपीएच दैट इज यूट्राइन एटोनी। फिर यहां पे देखते हैं, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि फेलियर ऑफ यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर बर्थ, इसका मतलब यह है कि बर्थ ऑफ द बेबी के बाद फेलियर ऑफ द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली, दैट इज कॉल्ड यूट्राइन एटोनी। इसकी रिस्क फैक्टर क्या है? मल्टी ग्रेविडा, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एनेस्थेटिक एजेंट्स एंड टोकोलाइटिक एजेंट्स, ये इसकी सारे के सारे क्या है? रिस्क फैक्टर है। इसकी जो क्लिनिकल फीचर है ना, क्लिनिकल फीचर, मदर क्या कंप्लेंट करेगी? आज एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी कि नहीं? एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्योंकि पोस्टमार्टम हीमोरेज है। नंबर 2 आप लोग लिख सकते हैं, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो मे बी दैट पेशेंट लुक पेलर नजर आ सकती है, डिजीनेस हो सकती है, उसको फटीग हो सकती है, इवन वर्टिगो हो सकती है। ये सारे के सारे ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से एचबी लेवल क्या होता है? कम होता है, अनीमिया के सिम्टम आ सकते हैं। और यहाँ पे लेके लार्ज सॉफ्ट नॉन टेंडर, नॉन टेंडर से मुराद कि उसमें पेन नहीं होगी, लार्ज सॉफ्ट नॉन टेंडर बोगी यूट्रस, आप लोगों ने इस तरह याद रखना है, ठीक है जी। तो बोगी यूट्रस से मुराद होता है दैट इज कॉल्ड एनलार्ज यूट्रस, हेवी यूट्रस को कहते हैं बोगी यूट्रस, क्योंकि जो यूट्रस है आकाश है वो क्या रह चुका है? डायलेट, वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो मतलब उस डायलेट बड़े यूट्रस को हम बोगी यूट्रस कहते हैं। अब इसमें पता है कभी कभार हम क्या समझते हैं कि एक बच्चा पैदा हो गया और दूसरा यूट्रस जो है फिर रिमेन डायलेट है, क्या पता इसमें नेक्स्ट बच्चा हो, तो हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड करते हैं। लेकिन वो तो पहले से हमने कंफर्म किया होगा कि एक सिंगल बेबी है, लेकिन इस वैसे दिखता ऐसा है कि जिस तरह अभी डिलीवरी हुई नहीं है, क्योंकि यूट्रस उसी हालत में रह जाता है। इसका मतलब यह है, इसको हम बोगी यूट्रस कहते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट क्या है? अब ट्रीटमेंट इसकी जो हम डिस्कस करेंगे ना, ट्रीटमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ट्रीटमेंट के अंदर तो आप लोग लिखें, हम सबसे पहले बाईमैनुअल यूट्राइन मसाज करते हैं। क्या करते हैं? बाईमैनुअल यूट्राइन मसाज। जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो यूट्रस की मसाज करती है, बाईमैनुअल यूट्राइन मसाज। वो अम्बिलिकस से नीचे दोनों हाथों से यूट्रस को प्रेस करती है कि किसी न किसी तरीके से उसमें कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस हो जाए, ठीक है जी। तो 70% फीमेल में इस मसाज की वजह से यूट्रस आहिस्ता आहिस्ता क्या स्टार्ट हो जाती है? कॉन्ट्रैक्शन। अगर इससे काम ना हो तो फिर ऑक्सीटोसिन देते हैं, और ये हम आईवी में देते हैं। किस में देते हैं? आईवी, ऑक्सीटोसिन। और एक और ड्रग है, उसका नाम मिसोप्रोस्टोल है। क्या है? मिसोप्रोस्टोल, नाम सुना है कि नहीं? अब ये जो मिसोप्रोस्टोल है, हाउ इट एक्ट इन द बॉडी? हाँ, मिसोप्रोस्टोल कंस्ट्रक्ट द यूट्रस बट इट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ये क्या है?
प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा काम करती है एंड दे कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। तो हमने वो एजेंट देने हैं जिससे हम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करें, एक तो वो अपनी जगह पे आएगी और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने से जो वेजो कंस्ट्रक्शन है वो भी होगी, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। अब ये बातें समझ रहे कि नहीं? सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन एटोनी। अब आते हैं एक और कंडीशन की तरफ, ट्रोमा टू जेनिटल ट्रैक्ट। देखिए इसकी मिसाल के तौर पे कागज में लिखता हूं, नंबर 1 फोर्सेप्स डिलीवरी। अगर मिसाल के तौर पे एक फीमेल है, उसकी डिलीवरी होनी है और गायनेकोलॉजिस्ट फोर्सेप का इस्तेमाल करती है, तो कभी कभार एक्सीडेंटली उस डिवाइस को यूज करते वक्त वो जेनिटल ट्रैक्ट को ट्रोमा करा सकती है कि नहीं? तो फोर्सेप की वजह से टीयरिंग हो सकती है। नंबर 2 लेके एपिजार्ट, प्रीवियस एपिजार्टमी, मतलब अगर एक फीमेल है उसकी पहली डिलीवरी किसकी वजह से होती है? एपिजार्टमी। एपिजार्टमी को हम चोट ऑपरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, वेजाइनल म्यूकोजा को हम काट देते हैं ताकि बर्थ केनाल को वाइडर बनाए, और फिर हम उसको स्टिच करते हैं और फीमेल को बताते हैं कोशिश करे कि नेक्स्ट बच्चे में 2 साल का वक्फा करें। मतलब इसमें साल के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है, बट टू बी ऑन द सेफ साइड कम से कम 2 साल का वक्फा चाहिए होता है। जो पहला बच्चा होता है अगर वो सी सेक्शन से पैदा हो जाए तो हम मिनिमम ना भी हो तो 3 साल का वक्फा बताते हैं। तो 3 साल के बाद अगर सेम फीमेल फिर प्लान करेगी तो उसकी सी सेक्शन अगर दोबारा आएगी भी तो वो पहले से उतना हील हो चुकी होगी। अगर एक फीमेल है वो सी सेक्शन से बच्चे को पैदा करती है और 1 साल के बाद दोबारा बच्चा सी सेक्शन पे आ जाए तो उस फीमेल की जो जिस्म है ना वो एनेस्थीसिया लेगी ना 2 साल के अंदर मेजर एनेस्थीसिया, तो उसकी जो बॉडी है वो 10 साल तक भी अपनी जगह पे नहीं आती। ठीक है, उसको लो बैक पेन के इश्यूज होंगे, उनकी जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी और उसको जनाब और भी बहुत सारे मसले आते हैं। तो कहने का मतलब जो फीमेल सी सेक्शन से बच्चे को पैदा करती है तो कोशिश ये करनी है उनको कि 3 साल का वो जरूर जो है वो गैप रखेगी। ठीक है जी, ये इसके लिए आप लोगों ने काउंसल करके बताना है, ये सेफ साइड पे रखने के लिए फीमेल को। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस एपिसोड में जिसने की हो तो मतलब वो एरिया स्टिचेस लगे थे तो वो एरिया वीक है कि स्ट्रांग है? वीक है, उसके ऊपर अगर डिलीवरी के दौरान बच्चे की प्रेशर लगेगी तो ट्रोमा हो सकती है कि नहीं? नंबर 3 लिखे मैक्रोसोमिक बेबी। कौन सा? मैक्रोसोमिक, मतलब वो बच्चे है जिसका जो वेट है या साइज है वो बड़ा होता है। तो मैक्रोसोमिक बेबी जब पैदा होते हैं तो वो वेजाइनल कैनाल के ऊपर प्रेशर लगा सकती है कि नहीं? तो उस ज्यादा प्रेशर की वजह से टीयरिंग के चांसेस भी ज्यादा होती है। मैक्रोसोमिक बेबी वो बच्चे जिसका वजन 4 केजी से ज्यादा हो। कितने? 4 केजी से ज्यादा हो। तो कोशिश ये करनी है कि उन बच्चों को हम सी सेक्शन से ही डिलीवर करें, क्योंकि अगर ये नॉर्मल डिलीवरी पे हम ट्राई करेंगे, एक तो उसका शोल्डर स्टक हो सकता है। अगर बच्चे का सर बाहर आया है बट उसका शोल्डर स्टक है, इसको शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं, या बच्चा आने में ज्यादा देर लगाता है, कार्ड प्रोलैप्स हो सकता है और वेजाइनल कैनाल के अंदर टीयरिंग हो सकती है, ट्रोमा हो सकती है। ठीक है जी, तो ट्रोमा की वजह से अगर ब्लीडिंग हो जाए और वो इन वैल्यूज को एक्सीड करे तो ये भी पोस्टमार्टम हेमोरेज है। अब लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? हाँ जी, इसमें प्रेजेंटेशन वही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है और हिस्ट्री होगी किसका? बच्चा मैक्रोसोमिक है। तो पता होना चाहिए कि मैक्रोसोमिक बच्चे में अगर पीपीएच की हिस्ट्री है तो वो ट्रोमा की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? ट्रोमा की वजह से। वो कौन सी मदर होती है जिसके बच्चे मैक्रोसोमिक होते हैं? डायबिटिक। एनीवन एक्सप्लेन दिस? व्हाई अ डायबिटिक मदर बेबी इज मैक्रोसोमिक? डायबिटीज आप सब लोगों ने बताया होगा कि बंदा। हाँ, next anyone? Very good. Next anyone can guess something else? यही सही है। नेक्स्ट, वेरी गुड। देखें एक्चुअली होता यह है कि जो डायबिटिक मदर होती है उसमें ग्लूकोज लेवल क्या होता है? ज्यादा, हाइपरग्लाइसीमिया। वो एक्सिस ग्लूकोज क्या करती है? दे क्रॉस प्लेसेंटा। जब वो प्लेसेंटा क्रॉस करती है तो वो ग्लूकोज बच्चे में जाती है और बच्चे का हाइपरग्लाइसीमिया कराती है। लेकिन जो माँ इंसुलिन लेती है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। और से सुने, तो बच्चे को ग्लूकोज तो जा रही है ना, तो फीटल हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अब बच्चे का जो पैंक्रियास है उसका बीटा सेल अपना क्या बनाना शुरू करती है? इंसुलिन। और इंसुलिन इज एनाबोलिक हार्मोन। ये क्या होता है? एनाबोलिक। इंसुलिन क्या करता है? लिपिड बनाता है, लाइपोजेनेसिस। इंसुलिन क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटियोजेनेसिस। तो जितने चीजें वो बनाएगा तो बच्चे की ओवरऑल मास क्या होगी? ज्यादा होगी, तो मैक्रोसोमिक बन जाता है। ठीक है जी। अब वो बच्चा जब पैदा हो जाए डायबिटिक मदर की तो उसमें साइज क्या होता है? ज्यादा। तो लोग ये समझते हैं कि हेल्दी है, ये हेल्दी है, बट वो हेल्दी नहीं होता। अब सवाल ये है कि ये बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसका इंसुलिन लेवल पीक पे होगा कि नहीं? नहीं समझे आप लोग? हाँ, इंसुलिन लेवल उसकी ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो माँ से ग्लूकोज आई थी उसके खिलाफ बच्चे की फीटल इंसुलिन ने काम किया था। अब जब वो पैदा हो गया तो इंसुलिन को नीचे होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। अब इंसुलिन पीक पे है और वो कंटिन्यूसली ग्लूकोज को ड्रॉप कर रहे हैं, बट जब बच्चा पैदा हो गया है तो प्लेसेंटा कनेक्शन खत्म हो गई तो माँ से फर्दर ग्लूकोज नहीं आएगी, बट इंसुलिन क्या है? ज्यादा। इसलिए ये बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं। तो 80% ऑफ द डायबिटिक मदर बेबी दे आर हाइपोग्लाइसेमिक।
इसलिए इन बच्चों को हम ग्लूकोज मॉनिटर कराते हैं कि किसी भी टाइम हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। सो मैक्रोसोमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया बोथ आर दी कंडीशन क्लासिकली सीन इन दोज बेबी हुज मदर आर डायबिटिक। इसलिए कहते हैं डायबिटिक मदर को कि आप लोग अपनी शुगर कंट्रोल करें। जब आप हमल ठहरने की कोशिश करती हैं तो आप अपनी ब्लड शुगर पे कंट्रोल रखें, अदरवाइज आपके आने वाले बच्चे में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और थर्ड प्रॉब्लम इसको IUGR होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है जी, तो IUGR भी ये करा सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो इंसुलिन लिपिड बनाता है कि ब्रेक करता है? एनीवन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये एनाबोलिक हार्मोन है। क्या है? एनाबोलिक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा कंडीशन है, इधर देखें, जिसमें इंसुलिन होता नहीं है, नो इंसुलिन, अगर इंसुलिन बॉडी में नहीं है तो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हुई है कि नहीं? तो फिर हमारा ग्लूकोज लेवल क्या होगा? ज्यादा। उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप 1, जिसमें ग्लूकोज ज्यादा है बट इंसुलिन बॉडी में एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड टाइप 1। हम कहते हैं ना, इस पेशेंट के अंदर पेंक्रियास का मसला है, लबलबे का मसला है, बीटा सेल। जब इंसुलिन नहीं है तो लाइपोजेनेसिस होगी कि लाइपोलाइसिस? हाँ, क्योंकि इसका नॉर्मल काम तो लाइपो क्या है? जेनेसिस है। तो जब ये नहीं होगा तो लाइपोलाइसिस होगी, और लाइपोलाइसिस की वजह से फ्री फैटी एसिड बनेंगे कि नहीं? दैट इज फ्री फैटी एसिड। और ये जो फैटी एसिड है ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है। किस चीज में? एसिटाइल को ए, जो 2 कार्बन से बना होता है। और ये एसिटाइल को ए जब लीवर में जाती है, कहां पे जाती है? लीवर में। तो ये कीटोन बॉडी बनाती है। क्या बनाती है? कीटोन बॉडी। और ये जो कीटोन बॉडी है ये हाइड्रोजन रिलीज करती है। कौन सा चीज? हाइड्रोजन। ये एसिड है कि बेस? एसिड है। तो कीटोन बॉडी पीएच को कम करेगी तो क्या होगी? एसिडोसिस। अब ये पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं? हाँ, पेशेंट डायबिटिक है। और इस डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन ना होने की वजह से क्या बनी है? कीटोन बॉडी, जिसने एनवायरनमेंट को क्या बनाया है? एसिडोटिक। तो इसको DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस फिर कहते हैं। ठीक है जी। तो आप लोग कहते हैं ना, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, वो DKA है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसकी वजह यह होती है कि DKA की वजह यह है कि टाइप 1 में इंसुलिन नहीं होते, और जब इंसुलिन नहीं होगा तो लाइपोजेनेसिस की बजाय लाइपोलाइसिस होगी। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन होता है कि नहीं? हाँ, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन होती है बट रेजिस्टेंस ऑन द रिसेप्टर। ऐसा है कि नहीं? तो इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को कम करने का काम नहीं कर सकता, इसलिए शुगर क्या होता है? ज्यादा। बट वो लाइपोजेनेसिस भी करता है और प्रोटियोजेनेसिस भी। तो टाइप 2 में लाइपोलाइसिस होगी कि लाइपोजेनेसिस? इसलिए टाइप 2 में DKA नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को एक चीज से दूसरी चीज पे लेके जा रहा था, तो आप लोगों को चीजें क्लियर होती जाएगी। तो ये चीज जो हम समझते हैं इसके पीछे हर एक का रीजन होता है कि यार ये क्यों होता है। उसमें हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा होता है। ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं। चले जी, अब ये तो आप लोग को समझ आ गई, ट्रोमा टू जेनिटल ट्रैक्ट। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट लेके जनाब, दैट इज सूचर्स। क्या है? सूचर या रिपेयर टीयर्ड पार्ट ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट। तो जिस एरिया के अंदर क्या हुआ है, टीयर्ड आ चुकी है, टीयरिंग आ चुकी है, उसको दोबारा रिपेयर करना। और वो रिपेयर कैसे करते हैं? स्टिचिंग से करते हैं। हम उस एरिया को दोबारा स्टिच करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत तो नहीं है, बिकॉज इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोस। हम पेशेंट को लेटार्टमी पोजीशन में लेटाते हैं और वजाइनल कैनाल को देखते हैं तो उसमें टीयरिंग हमें प्रोमिनेंट नजर आती है, उस टीयरिंग को हम रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टिश्यू रिटेंशन का मतलब क्या है। हाँ जी, अगर मिसाल के तौर पे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू, अगर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटल टिश्यू विच लेटर ब्लीड, जो बाद में क्या करेगी? ब्लीड करेगी, दैट इज कॉल्ड टिश्यू रिटेंशन। और देखें ये 80 से 90% केसेस में होता है, ये 10 से 15% केसेस में होता है, और ये 2 से 5% केसेस में। द रेयर कॉज ऑफ PPH इज टिश्यू रिटेंशन, बट मोस्ट कॉमन कॉज इज कॉल्ड यूट्राइन एटोनी। ठीक है जी, ये याद रखना है। इसमें कैसे पता चलेगा कि टिश्यू रिटेंशन है? वो कहते हैं ना, केस के अंदर एक पेशेंट है, वो आफ्टर द डिलीवरी मैसिव ब्लीड लॉस के साथ आई है। हाँ जी, और फिर हमने इसका इन्वेस्टिगेशन कर लिए तो उसमें यह पता चला कि डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा हमने रिमूव किया है, बट इसके बावजूद भी उसका बीटा HCG क्या है? वो हाई है, क्योंकि अब स्टिल सम प्लेसेंटल टिश्यू दे आर रिटेन। तो इसका मतलब डिलीवरी के बाद बीटा HCG एब्सेंट होना चाहिए, बीटा HCG हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लेसेंटल टिश्यू हम सारे के सारे तो रिमूव कर लेते हैं, बट अगर कुछ टिश्यू रिटेन रहते हैं तो फिर उसकी वजह से बीटा HCG क्या हो जाएगी? वो ज्यादा हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? तो बीटा HCG इवन आफ्टर डिलीवरी ज्यादा आना, दैट इज हॉल मार्क ऑफ टिश्यू रिटेंशन। ये टिश्यू रिटेंशन क्या होती है और आप लोगों ने कैसे मालूम करना है? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड पे हमें यह पता चलेगा कि भाई देयर इज सम टिश्यू इन द यूट्रस इवन आफ्टर द डिलीवरी। और इसका जो ट्रीटमेंट है DNC करते हैं। क्या करते हैं? DNC, डायलेशन एंड क्यूरेटाज। कि मतलब हम यूट्रस की क्लीनिंग करते हैं, जो यूट्रस की टिश्यूज है प्लेसेंटा के अंदर, तो हम रिमूव करते हैं। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द PPH, पोस्टपार्टम हेमोरेज जिसको हम कहते हैं। लास्ट एक टॉपिक है, हेडिंग दे दे एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या है और इसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। कब स्टिम ना बढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ना है तो कभी कभार 5 घंटे भी बंदा पढ़ता है, तो आप लोगों को प्रॉपर बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को नींद आएगी, किसी को क्या आएगी। ठीक है ना?
अब इतना नहीं रहता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एबॉर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सारे जो है ढीले पड़ गए, लेकिन मैंने भी ढीला नहीं होने देना आप लोगों को। एबॉर्शन लिखे जनाब, व्हाट इज मेंट बाय एबॉर्शन। एबॉर्शन जो है आप इसमें और से सुने, दैट इज दी फीटल लॉस बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के अंदर 20 हफ्ते से पहले पहले बच्चे की लॉस होती है या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड एबॉर्शन। यहाँ पे लिखे फीटल लॉस बिफोर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन से मुराद प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी के अंदर 20 हफ्ते से पहले पहले अगर बच्चे का लॉस होता है माँ से, उसको हम क्या कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। या मिसाल के तौर पे आर लेके, मिसाल के तौर पे कि फीटल वेट जो बच्चा है उसकी जो वेट है, लेकिन शर्त यह है बाई बर्थ, ऑन द डे ऑफ द बर्थ वो लेस देन 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम से मुराद हाफ के जी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। तो एबॉर्शन के दो डेफिनेशन है, या तो बच्चे की बाई बर्थ वेट हाफ केजी से कम है, या 20 हफ्ते से पहले वो लॉस हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन के टाइप्स लिखे। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो हमारे पास दो तरह के हैं। एबॉर्शन कुछ कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होता है, हो सकती है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है ना, इसमें माँ की जो मर्जी है वो शामिल नहीं होती है, ठीक है जी। मतलब बच्चे का जो लॉस है वो माँ नहीं चाहती कि मुझसे हो जाए, लेकिन वो एक्सीडेंटली पैथोलॉजी की वजह से होती है। सो द एबॉर्शन इन विच देयर इज नो विल ऑफ द मदर, मदर की विल उसमें शामिल ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। खुद ब खुद हो जाती है। तो इसकी जो एग्जैक्ट वजह है ना, ड्यू टू आप लोग लिख सकते हैं सम पैथोलॉजीज। किस वजह से होती है, कुछ पैथोलॉजीज की वजह से होती है। अब वो पैथोलॉजीज जो फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, किस वजह से होती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी उसकी वजह से होती है। एक सिंड्रोम आता है एग्जाम के अंदर, उसका नाम है एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, नाम सुना है क्या नहीं, एंटी फास्फोलिपिड। ये वो सिंड्रोम है जिसमें पेशेंट को रिकरेंट एबॉर्शन होती है और साथ में डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसमें क्लॉट्स बनते हैं। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्लस रिकरेंट एबॉर्शन हिस्ट्री इन अ फीमेल, थिंक अबाउट एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। तो एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम में जब आप एग्जाम में बैठे हैं ना, तो आपसे मैम पूछेगी कि इसमें दो चीजें बताए, एबॉर्शन प्लस डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसकी हिस्ट्री होती है। और आप लोगों ने याद रखना है, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। ये क्या है, ऑटो इम्यून, जिसमें एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी होती है, ये लूपस एंटी कोआगुलेंट एंटीबॉडी होती है, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। इस फीमेल को हमने पूरी जिंदगी, लॉन्ग लाइफ, पूरी जिंदगी इसको एंटी कोआगुलेंट्स देने हैं। तो हेपरीन देना है, दैट इज हेपरीन और एस्पिरिन, ये दोनों देते हैं, बट ये लाइफ लॉन्ग देते हैं। इसमें एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी या लूपस एंटी कोआगुलेंट एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। दूसरी बात, यूटेराइन एनॉमली हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कुछ फीमेल में जो एबॉर्शन है इसकी वजह यूटेराइन क्या होती है, एनॉमली होती है। तो इसका मतलब यह है यूटेराइन एनॉमली। तो दो चीजें आप लोगों ने यहां से समझनी है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कि एबॉर्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो लीडिंग कॉजेस क्रोमोसोमल एनॉमली विद एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, और साथ में यूटेराइन एनॉमली हो सकती है, ठीक है जी। एक और चीज आप लोग को बताने जा रहा हूं कि जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है इसकी 90% जो रेशो है, हमने तो ये कहा है कि एबॉर्शन के अंदर कितने वीक से पहले फीटल लॉस होता है, 20 वीक, लेकिन 90% इन फीमेल को जिसको क्रोमोसोमल एनॉमली होती है उनको 12 वीक से पहले होता है। इसका मतलब पहले 3 मंथ के अंदर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटल लॉस होता है वो सबसे कॉमन होता है। और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इसकी जो लीडिंग काज है, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। अब यहाँ पे एक होता है मेडिकली इंड्यूस्ड एबॉर्शन, हो सकता है कि नहीं, इसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। तो कुछ एबॉर्शन ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि मतलब इसमें एबॉर्शन, अब ये एबॉर्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं होती। हाँ जी, ये इसका मेन ये है इंड्यूस बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये कौन इंड्यूस करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसका मतलब यह है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है अगर वो एबॉर्शन इंड्यूस करें तो उसको हम मेडिकली इंड्यूस एबॉर्शन कहते हैं। ये मुख्तलिफ रीजंस की वजह से होता है। मतलब पहले पहले कुछ माएँ होती थी ना, जब वो प्रेग्नेंट होती थी और उसके बच्चे का जेंडर पता चलता कि ये फीमेल है, जो पहले ज़माने में, तो उसको एबॉर्ट कराने की कोशिश करती थी। तो ये तो एक कत्ल है ना, जब बच्चे को आप ज़ाया कर रहे हैं और बच्चा ठीक है, माँ भी ठीक है, तो एक कत्ल है। तो मेडिकली इंड्यूस एबॉर्शन चाहते हुए अगर नहीं करना चाहिए तो कुछ गायनेकोलॉजिस्ट उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। आप उसको जितने पैसे दे दे वो नहीं करती। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं, लेकिन कुछ लोग पैसों के खातिर भी कर लेते हैं। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। फिर एक और चीज़ आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली देखिए आप लोग को मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ। ये इधर एक सेंटर है, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा, और वो इधर साथ वाला है, उसमें एक डॉक्टर है एंड ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल डॉक्टर। उसके साथ हमारी वैसे मुलाकात हुई थी एक दिन, तो हमें एक किस्सा सुना रहा था कि इधर एक केस आया था इस हॉस्पिटल में, और ये तकरीबन पिछले कुछ 3-4 महीने पहले की बात है, ठीक है। तो
वो मुझे हम 2-3 बंदे तो क्या था कि इधर केस आया, एक फीमेल थी, तो उसको कुछ ऐसा मतलब ये है कि बाहर जा रही थी किसी कंट्री वगैरह में, तो वो प्रेग्नेंट थी। तो मतलब उसकी जो प्रेगनेंसी थी ना, वो पता है कितने 8 महीने की थी। अब वो ये मतलब जो मैं शॉकिंग वाली चीज़ थी ना, मैं उसके बाद कुछ दिनों तक तो मैं डरता रहा इस तरह की चीज़, और अल्लाह से इस्तग़फ़ार भी करता रहा, ठीक है ना। तो वो रियल चीज़ होती है, और ये पब्लिक के अंदर होता है। इंसान पे गज़ब क्यों आता है, इसकी वजह यही होती है, ठीक है ना। तो ये वो कह रहा था कि यार 8 महीने की प्रेगनेंसी थी, और वो माँ कह रही थी कि मैं बच्चा लॉस करना चाहती हूँ, ठीक है ना। अब 8 महीने के बाद एक बच्चा है, और उसने कहा कि फीटल हार्ट रेट, फीटल लाइफ, फीटल एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन और वो तभी पता है वो सन का बेटा था, और वो ये कह रहे थे कि मैंने उसको लॉस करना है। अब क्यों करना है, उसने कहा कि कुछ वजूहात थे, लेकिन उसने हमें भी शेयर नहीं किए, लेकिन एवरीथिंग इज नॉर्मल। बात इस पे अटक गई थी कि बस वो कल कुछ जहाँ पे जा रही थी, वो कहते कि मैं 2 दिन बाद कहीं जाना है, और उधर जो है मैं नहीं चाहती कि इसकी डिलीवरी उधर हो जाए, समझ गए कि नहीं। तो मैं उसको ये कहता कि हम आपको फ्री जगह देंगे, फ्री हॉस्पिटल में स्टे देंगे, और आपकी डिलीवरी में मैक्सिमम 2 हफ्ते का टाइम है, क्योंकि 8वां महीना खत्म होने वाला था। 2 हफ्ते का टाइम है, आप वेट करें। उसने हमें कहते कि टेबल पे पता नहीं कितने रुपए भी ऑफर किए हैं, अच्छे घराने से लोग थे, पता नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा यार मैंने तो नहीं किया, ये उसकी ज़ुबानी है, अब अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं है। अब वो कह रहा था कि कुछ दिनों के बाद पुलिस वाले जनाब यहाँ पे आए थे, तो पुलिस वालों ने पूछा कि हमसे इन्वेस्टिगेशन ले ली, तो पता है उस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला। अब ये बात बहुत शॉकिंग है, कहते कि मैंने तो ना कर दिया ना, मुझसे गए आगे कोई मेडिकल सेंटर था, उसने अबॉर्शन कराया, मतलब उसने डिलीवरी कराई, बच्चे को ज़ाया करवाया। अब वो बच्चा ज़ाया ऐसे करवाया, बच्चा भी मर गया, ठीक है ना, उसकी जो लाइफ थी वो भी चली गई। अब ये शॉकिंग है, कहते हैं कि वो बच्चा पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो फिर बाहर कूड़ादान में पड़ा था। तो ये चीज़ मैं सुन के ना मुझे हैरान हो गई। कहते कि उसने बच्चे को ज़ाया तो करवाया, लेकिन वो बच्चा कूड़ादान में खड़ा होके, मतलब यह है कि वो पड़ा होके वहाँ पे, वो सुबह सवेरे पुलिस वाले की मोबाइल जाती तो कुत्ते के मुंह में था वो। तो ये कितना, मेरे ख्याल में तो मेरे तो हाथ पैरों से सांस निकल गई कि यार बिल्कुल दम ही नहीं रही। तो उसने कहा यार बेटे बात सुने कि आपकी प्रोफेशन में लोग आपको करोड़ों भी ऑफर करते हैं, बट उनके पीछे देखे कि यार अगर ये चीज़ मुझ पे आए तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। तो है ऐसे लोग हैं, पैसों के लिए सब कुछ करते हैं, और ये हम माशाल्लाह अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तो हम ये सोचे कि भाई लोग क्या करते हैं, हम खुद अपने आप को दें। इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात करता हूँ, उनका इरशाद है कि इंसान जैसा होता है ना उसको पूरी दुनिया उस तरह दिखती है। मेरी बात समझ गए। इसने 2 बंदे भेजे थे कि जाकर लोगों का करे, मुआयना करे कि लोग किस तरह है। एक बंदा कुछ वक्त के बाद लौट आया, कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सारे लोग तो बहुत बुरे हैं। दूसरा भी लौट आया, कहते सारे लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो उसने पहले वाले को भी कहा कि आप ठीक है, दूसरे वाले को कहा आप ठीक है। तीसरा बंदा उससे पूछा कि यार आपने इसको भी हाँ किया, इसको भी हाँ किया, कौन सही है। उसने कहा यार ये बंदा खुद ठीक है तो उसको सारे लोग ठीक नजर आते हैं, और इस बंदे के खुद माइंड में कुछ चल रहे हैं तो उसको सारे लोग इस तरह नजर आ रहे हैं। तो कहते जो दुनिया है ना वो आपकी ना परसेप्शन से चलती है, जैसे आप उसको समझते हैं ना दुनिया उसी तरह ही है। ऐसा है कि नहीं। तो आप असल में अपनी सोच और अपनी अकल। तो कहा कि वो बच्चा कुछ दिनों के बाद जो है ना इधर कूड़ेदान में पड़ा था, और एक कुत्ते के मुंह में उसकी बॉडी थी। ये कितना जुल्म है। और पता है वो मेडिकल सेंटर इधर 2-3 किलोमीटर के फासले पे आज भी रन है, आज भी उसके अंदर, क्योंकि पैसे चलते हैं ना, किसी ने पैसा लगाया होगा, बस बात खत्म है। तो देखिए कितनी एक इंसान को शॉकिंग वाली बात है कि नहीं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में देखना है, ठीक है। चले जी। तो इंड्यूस एबॉर्शन में अब ये कब कराते हैं, माँ को मिसाल के तौर पे सीवियर हाइपरटेंशन है, माँ को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से माँ की जिंदगी जा सकती है, तब कराते हैं, वैसे नहीं कराते। ये आप लोगों ने याद रखना है। एबॉर्शन में आप लोगों ने अब यहाँ पे लेके टाइप्स ऑफ SAB स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। S मीन स्पॉन्टेनियस और AB मीन एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन तो खुद ब खुद होता है ना किसी पैथोलॉजी की वजह से, बट इसके भी टाइप्स होते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के। इसमें आप लोग को मैं जस्ट क्लू देता हूँ, आप लोगों ने जाकर NRE 1 के जो नोट्स है ना वहाँ से मैं जो पॉइंट बताऊंगा वो एक दफ़ा देखने हैं। देखिए अगर मिसाल के तौर पे दिस इज द यूट्रस, इधर प्लीज फोकस करें ऑन डायग्राम, एंड दैट इज सर्विक्स। अब अगर एक मदर है उसको जनाब क्या है, वेजाइनल ब्लीड है, क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, ठीक है जी। नंबर 2 लोअर पेल्विक क्रैम्प्स है, उसको क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, या लोअर एब्डोमिनल पेन है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप लोग लेके फॉर एग्जांपल इसको नोजिया एंड ऑफ वॉमिटिंग है। अब ये सिम्टम आप लोगों ने याद रखने हैं, और आप उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड। नो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन? कंसेप्शन क्या है? कंसेप्शन का मतलब, कंसेप्शन मीन फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का प्रोडक्ट फीटस होता है ना, मेरी बात समझ गए। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मीन फीटल टिश्यू। ये क्या है? फीटल टिश्यू। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि जो सर्वाइकल ओस है, सर्वाइकल ओस से मुराद सर्वाइकल ओपनिंग है, ये वाला, ये जब हम देखते हैं तो दैट इज क्लोज्ड। वो क्या होता है? क्लोज्ड होता है। तो इसका जनाब डायग्नोसिस हमने अब बताने, अब और से सुने।
अब यहाँ पे एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट हुई थी और प्रेग्नेंट होने के बाद जनाब उससे ब्लीडिंग हो गई। उस ब्लीडिंग के दौरान उसे फीटल टिश्यू लॉस हो गए। अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस के अंदर फीटल टिश्यू नहीं है और जो सर्वाइकल ओस है वो क्या है, क्लोज है। इसका मतलब इसके जो जितने भी फीटल टिश्यू है वो सारे के सारे लॉस हो चुके हैं। तो इसको कहते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। ये क्या है, कंप्लीट एबॉर्शन है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एबॉर्शन। तो आप लोगों ने याद रखना है जो कंप्लीट एबॉर्शन है इसमें दो चीजें हैं, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन विल बी लॉस्ट एंड सर्वाइकल ओस विल बी क्लोज्ड। ये इसकी हॉल मार्क है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एबॉर्शन। इट इज अ टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। ये किसकी किस्म है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है। अब मुझे ये बताएं, ये डायग्राम सुने, इस डायग्राम को आप लोगों ने गौर से देखना है। इसमें अब मुझे ये बताए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें बताते पार्शियली मौजूद है और यहाँ पे आज कुछ पार्शियली क्या है, लॉस है। क्लियर है। तो ऐसा एबॉर्शन जिसमें वजाइनल ब्लीड होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड वाले ये बताते हैं कि फीटस के कुछ टिश्यू अभी यूट्रस में है और कुछ टिश्यू लॉस हो चुके हैं। तो कुछ टिश्यू तो लॉस होने वाले हैं ना, तो जो टिश्यू लॉस होने वाले हैं उसके लिए सर्वाइकल ओस को क्या रखना पड़ेगा, ओपन। तो ऐसा एबॉर्शन जिसमें सर्वाइकल ओस इज ओपन, कुछ टिश्यू लॉस है कुछ टिश्यू अभी रहते हैं, तो उसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं। इसका नाम क्या है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एबॉर्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एबॉर्शन। अब इनकम्प्लीट एबॉर्शन में हम क्या करते हैं, बाद में DNC करते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटाज करते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एबॉर्शन। कभी कभार क्या होता है, मिसाल के तौर पे दैट इज दी यूट्रस, ये सर्वाइकल ओस है और आप लोग को मैं कहता हूँ कि सर्वाइकल ओस क्या है, ओपन है, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो मेजर पार्ट इसका भी रहता है। इसका मतलब यह है कि फीटल लॉस बहुत कम हुआ है, ज्यादातर फीटल टिश्यू कहाँ पे है, यूट्रस में है, और सर्वाइकल ओस भी ओपन है। इसको इनएविटेबल एबॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनएविटेबल एबॉर्शन। एक्सीलेंट। ठीक है। तो इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल एबॉर्शन। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ऐसा एबॉर्शन जिसमें कार्डियक एक्टिविटी वो मौजूद होना, वो थ्रेटन एबॉर्शन के अंदर आता है। और ऐसा एबॉर्शन जिसमें फीमेल ये कंप्लेंट करती है कि वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ उससे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रही है और उसको फीवर है, वो सेप्टिक एबॉर्शन है। क्या है, सेप्टिक एबॉर्शन है। तो आप लोगों ने जस्ट इसको एक रीड देना है कि कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, थ्रेटन एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन और मिस्ड एबॉर्शन। ये आप लोगों ने थोड़े से घर जाके NRE 1 से देखने। मैं क्लू बताता हूँ, पास होने का तरीका बताता हूँ। इधर देखें, हम एबॉर्शन को जब डायग्नोज करते हैं ना, तो हम इस सर्वाइकल ओस को देखते हैं। क्या चीज, सर्वाइकल ओस। इधर प्लीज गौर से सुने। अगर सर्वाइकल ओस जो है, इधर देखें, इनकम्प्लीटली क्लोज्ड है, इनकम्प्लीटली क्या हो, क्लोज्ड। तो इनकम्प्लीट क्लोज का मतलब वो क्या होगा, ओपन होगा। समझे क्या नहीं समझे। सर्वाइकल ओस अगर इनकम्प्लीटली क्लोज है तो वो फिर क्या होगा, ओपन होगा। अब इधर देखें, तो यहाँ पे देखिए इसका पहला वर्ड, ये इसका मतलब इनडायरेक्टली ओपन है ना, इनकम्प्लीटली क्लोज का मतलब क्या है, ओपन है। तो इनकम्प्लीटली का मतलब पहला IN आता है ना, तो IN इनकम्प्लीट एबॉर्शन में आता है क्या नहीं, और IN किस में आता है, इनएविटेबल एबॉर्शन। तो जिस एबॉर्शन के पहले दो वर्ड क्या हो, इन, तो उसमें इनकम्प्लीटली क्लोज सर्वाइकल ओस होगी। और इनकम्प्लीटली क्लोज से मुराद कि उसमें सर्वाइकल ओस क्या रहेगी, ओपन रहेगी। इन दोनों के अलावा रिमेनिंग जितने भी है उन सब के अंदर सर्वाइकल ओस क्लोज रहती है। तो जब आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, अब और से सुने, NRE स्टेप 1 में आप बैठे थे मिसाल के तौर पे, और एग्जाम क्वेश्चन था कि एक फीमेल है, उससे एबॉर्शन हो गई। ठीक है जी। और आपने देखा कि सर्वाइकल ओस इज ओपन। क्या है, ओपन है। तो ABCD इसमें अगर या तो ऑप्शन इनएविटेबल है या इनकम्प्लीट है। अभी तक आंसर है भी नहीं। एक बात को देख के आपने दो ऑप्शन को साइड पे किया, यार ये तो कंप्लीट भी नहीं हो सकता, मिस भी नहीं हो सकता, या तो या इनएविटेबल है या इनकम्प्लीट। अब अगर पार्शियल लॉस हो चुकी है तो फिर इनकम्प्लीट है, और अगर मेजर पार्ट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन स्टिल यूट्रस में हो तो वो इनएविटेबल होता है। ठीक है जी। इस तरह आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना होगा। तो एबॉर्शन के ऊपर आप लोगों को ऑप्स के अंदर जरूर क्वेश्चन आता है। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट फ्रॉम द ऑप्स एरिया। ऑप्स के अंदर ऑलमोस्ट CK2 का ज्यादातर मेजर पार्ट मैंने कवर किया है, 80%। कुछ चीजें समझ गए कि नहीं, इंपोर्टेंट चीजें बताई है, इनडायरेक्टली आप लोग को सारा ऑप्स पढ़ा है। ठीक है जी। इसमें एक चीज आप लोग और याद करें, PPH में ये भी पूछते हैं कि जब पेशेंट से ज्यादा ब्लड लॉस होता है ना PPH में, पोस्टमार्टम हेमरेज में, तो व्हाट विल हैपन टू ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी, डिक्रीज। ज्यादा ब्लड तो लॉस हो गया है, तो फीमेल के अंदर ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम। और वो कम वॉल्यूम जो है वो इतना नहीं होगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की डिमांड को पूरी करें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन सबसे पहले कम होता है। तो माँ कंप्लेंट के साथ आएगी फेलियर टू लैक्टेट द बेबी, दैट इज कॉल्ड शीहान सिंड्रोम। वो क्या है, शीहान सिंड्रोम। तो पोस्टमार्टम हेमरेज के बाद, एक्सेसिव ब्लीडिंग के बाद अगर एक पेशेंट आती है कि वो बच्चे को दूध अब पिला नहीं सकती, तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड की सप्लाई क्या मिल रही है, कम।
दैट इज कॉल्ड हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसका नाम क्या है? हाइपोपिट्यूटरिज्म। और कभी कभार पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस की वजह से शीहान सिंड्रोम होता है, और उस पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो HRT है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। और एक चीज आप लोग को शायद पता होगी, लेक्चर नहीं हो बट ये आप लोगों ने याद किया होगा, एक होते ब्रेस्ट फीडिंग और एक होते बोतल फीडिंग। हाँ जी, ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे क्या है? एनीवन? नंबर 1 इम्यूनिटी, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें IgA एंटीबॉडी है, तो ये बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ऐसा है क्या? नहीं। दूसरा, इट प्रिवेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, GIT इन्फेक्शन। और ब्रेस्ट फीडिंग से माँ बच्चे की एक बॉन्डिंग बनती है, बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी। नंबर 2 ये है कि फ्री ऑफ एलर्जी, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें एलर्जी के चांसेस कम होते हैं। जो बोतल फीड है वो लेस न्यूट्रिशियस होता है, उसमें एलर्जीज होती है, इन्फेक्शन होती है, और इम्यूनिटी भी उतनी ज्यादा नहीं होती, और बच्चे और माँ की जो बॉन्डिंग है वो भी नेचुरल तरीके से नहीं बनती। ठीक है जी, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि माँ को चाहिए कि वो 2 साल तक बच्चे को दूध दे। समझ गए क्या? नहीं, 2 साल तक बच्चे को दूध दे। अगर जिन माओ की माइंड में है कि बच्चे को दूध पिलाने से मेरी बॉडी पे असर पड़ेगी, ये गलत है। जो चीज अल्लाह ने बताई है ना, उसमें इंसान के लिए हिकमत होती है। ठीक है जी, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो देना बच्चे को उसका हक है, तो माँ को चाहिए कि वो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क। देखिए HIV जैसे वायरस को देखिए, HIV कितना डेंजरस है। इट कैन ट्रांसफर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क एज वेल, अगर कि उसका मेजर रूट सेक्सुअल रूट है, लेकिन वो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए भी माँ से बच्चे को जा सकती है। तो WHO ने अब ये स्टैंड लिया है कि जिस माँ को HIV है ना, फिर भी वो बच्चे को फीड करे। इसका मतलब यह है कि बच्चे को HIV अल्लाह नहीं कराता अगर वो मिल्क के जरिए जाए, क्योंकि चांस लेस देन 1% होता है। इसलिए कहते हैं कि HIV जैसे बड़े वायरस के अंदर अगर माँ को हम फैसिलिटेट करते हैं कि बच्चे को फीड कराए, तो फिर कुछ माएँ होती है वो वैसे बच्चे को फीड नहीं कराती, और जब माँ के माइंड में ये आ गया ना कि मैंने बच्चे को फीड नहीं करना, तो उसका मिल्क ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, ये माँ की साइकी के साथ होता है, कि जब माँ की साइकी अच्छी होगी, माँ विलिंग होगी, तो मतलब अल्लाह पाक उसमें कुदरती तौर पे बच्चे के लिए ग़िज़ा भी पैदा करेगी, बच्चे को इम्यूनिटी भी मिलेगी, और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। ठीक है जी, तो माँ को कितने वक्त तक बच्चे को दूध देना है? 2 साल तक। अगर 2 साल तक किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी वजूहात की वजह से वो ना दे पाई, तो 6 महीने तो उसका राइट ही राइट है। तो मिनिमम कितने मंथ है? 6 मंथ। इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, बट 2 माह तक इज द नॉर्मल टाइमिंग। ठीक है जी, फिर इसके बाद जनाब कुछ माएँ होती है जिनकी दूध होता नहीं है, मतलब ये है जो फीड करा नहीं सकती, शी वांट बट देयर इज नो मिल्क इन हर ब्रेस्ट, तो फिर वो डेफिनेटली हम बोतल फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग पे जाते हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पीड्स के अंदर को कौन सा दूध कितने साल तक देते हैं, और ये पीड्स के अंदर पूछते हैं कि आप लोगों ने BF1 देना है, BF2, लैक्टोजन 1 देना है, लैक्टोजन 2, वो हम पीड्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप दिस सेशन मेक मोर थिंग इजियर एंड क्लियर टू यू गाइस। ठीक है जी, ये आप लोगों ने घर जाकर एक दफा रिपीट करना है, और इंशाल्लाह मंडे को फिर अपनी टाइम पे 8 बजे क्लास होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।